हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। अब जब जेई मेन का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है तो जिन बच्चों के साल भर अच्छी प्रिपरेशन रही है, अब ऑफ कोर्स वो जेई एडवांस 2025 के बारे में सोच रहे होंगे। सोच क्या रहे होंगे? पढ़ भी रहे होंगे। उनमें से काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज इन दिनों आए हैं कि सर पढ़ तो रहे हैं हम, कई बच्चे एबीसी से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, कई बच्चे कैट से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि सर एडवांस के जो आपके पेपर होते हैं, एबीसी वाले बच्चे ऑफ कोर्स बैट्स के टेस्ट देते हैं और एटीएस का टेस्ट देते हैं, कैट्स वाले बच्चे को कैट का और एटीएस का टेस्ट देते हैं। बच्चे बोलते हैं सर टेस्ट के अंदर नंबर नहीं आते, नंबर अच्छे नहीं आते, तो एग्जैक्टली हमें क्या क्या करना चाहिए कि हम उस एग्ज़ाम के अंदर बेटर परफॉर्म कर पाएँ। तो मुझे लगा कि मैं इंडिविजुअल एक एक बच्चे से बात करता तो रहता हूँ, साथ साथ ये सारी की सारी बातें मैं ऑफ कोर्स एक साथ सारे के सारे बच्चों के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर आईआईटी जेईई एडवांस के एग्ज़ाम के अंदर नंबर लाने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या करना है। मैं इसमें इस पूरे के पूरे वीडियो को कि ये शॉर्ट रहे इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक बातें ज़्यादा करूंगा, प्रिपरेशन रिलेटेड बातें थोड़ी सी कम करूंगा। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बातें इतनी सारी हैं कि वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है, तो फिर भी है ना, आपके सारे के सारे काम की चीज़ें आप आराम से इत्मीनान से सारी सारी बातें सुनना, एंड आई विल मेक श्योर कि आपके मन में कोई भी अगर सवाल हो तो मैं उसका रिप्लाई दे दूँ। फिर भी अगर कोई बात रह जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। सबसे पहली बात आपको ये मानना पड़ेगा कि जेई मेन का एग्जाम और जेई एडवांस का जो एग्जाम है, दोनों डिफरेंट एग्जाम है, नेचर में काफ़ी मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। भले ही सिलेबस मोर और लेस सेम सा ही है, ऐसा मान सकते हैं कि 90% 95% तो सिलेबस सेम ही है, उसके बावजूद एग्जाम में बड़ा डिफरेंस है। जेई मेन का जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का, जेई एडवांस का एग्जाम 8.5 घंटे का। भाई 3 घंटे तो पेपर, बीच में 2.5 घंटे का गैप। उस 8.5 घंटे के अंदर ऑफकोर्स आपका जो दिमाग है ना बिल्कुल शार्प अवेक रहना चाहिए। तो उसके लिए एक तरह से हमारे दिमाग में एक एंडोरेंस भी आनी चाहिए कि वो थके नहीं, वो लगातार लंबे समय तक अच्छे तरीके से काम कर पाए। ये बड़ा डिफरेंस है। जेईई मेन का एग्जाम सिर्फ 3 घंटे दिया और फ्री। एडवांस के एग्जाम में 3 घंटे और बीच के 2.5 घंटे, पूरा पूरा 8.5 घंटे आपका दिमाग अच्छे से काम करे। इसलिए हमें दिमाग को ट्यून्ड करना पड़ेगा, हमें दिमाग को एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि वो 8.5 घंटे तक बड़े आराम से अच्छे से काम कर पाए और उसकी एंडोरेंस दिमाग की थोड़ी सी अच्छी रहे, उसके अंदर थोड़ी सी लंबे समय तक कैलकुलेशंस करने की, लंबे समय तक थॉट्स को सवालों को करने की, लंबे समय तक कैलकुलेशंस को करने की उसमें क्षमता बची रहे। एक बड़ा डिफरेंस तो ये रहा। दूसरा बड़ा डिफरेंस ये रहा कि ना, एडवांस का एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल है। वी डोंट नो कि पेपर में कितने सवाल आएंगे, पेपर में किसी चैप्टर का वेटेज कम होगा ज़्यादा होगा, वी डोंट नो। हमें ये भी नहीं पता कि किस तरह के सवाल आएंगे, है ना, कि वो मोर देन करेक्ट क्वेश्चन इस साल पूछेंगे भी नहीं पूछेंगे, एससीक्यू पूछेंगे नहीं पूछेंगे, मैट्रिक्स मैच अगर पूछेंगे तो मैट्रिक्स मैच जो एससीक्यू में होते हैं वो वाले पूछेंगे, या मैट्रिक्स मैच में पीक्यूआरएस कैन मैच विद एबीसीडी ऐसे पूछेंगे। कॉम्प्रिहेंशन अगर पूछेंगे भी नहीं पूछेंगे, और अगर कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। मोर देन करेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो उसके अंदर पार्शियल मार्किंग होगी या नहीं, कि कुछ भी नहीं पता। और अगर कुछ भी नहीं पता तो ये ऑब्वियस बात है कि जब आपको एग्जाम के पैटर्न का, एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स का, एग्जाम के अंदर अलग अलग तरह के सवालों के डिस्ट्रीब्यूशन का और एग्जाम के अंदर सिलेबस का जो डिस्ट्रीब्यूशन, जब उसका आपको आइडिया नहीं होता तो ऐसे केस के अंदर आपको अपने प्रिपरेशन लेवल को अप करना पड़ता है। और इसीलिए जो सारे सारे मॉक टेस्ट हैं ये यूजफुल हो जाते हैं। हमने जो एटीएस का जो टेस्ट है उसमें इंश्योर किया है कि हम अलग अलग तरह के टेस्ट लें। जो 15 टेस्ट है ना बेटा एटीएस के, उसमें से सिर्फ 4 टेस्ट ही ऐसे हैं जो लास्ट के 2 साल के जो टेस्ट है ना एग्जैक्टली उसके जैसे हो। बाकी जो 11 टेस्ट है वो पुराने किसी शिफ्ट के जैसे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 2025 के अंदर एक्चुअल में आईआईटी जेईई एडवांस वाले किस तरह का पेपर पूछेंगे। तो हम हर तरह की चीज़ें उसके अंदर ट्राई कर रहे हैं कि बच्चा जब एक्चुअल एग्जाम देने जाए तो वो उसके हिसाब के पेपर उसने पहले से अगर कर रखे होंगे तो वो ऑफकोर्स बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा कर पाएगा। तो मैंने अपनी बात बोल दी कि पेपर के ना तो मैक्सिमम मार्क्स पता, ना मार्किंग स्कीम पता, और मार्किंग स्कीम नहीं पता, पेपर का पैटर्न नहीं पता, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा उसके अंदर अननोन वेरिएबल ज़्यादा हो जाते हैं, और अननोन वेरिएबल ज़्यादा होते हैं उसको फेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। बट अगेन यही तो ट्रेनिंग है। पूरे के पूरे इस 40 दिन के अंदर आपको ट्रेन कैसे करना है कि आपके सामने पेपर कैसा भी क्यों ना आए, आप बिल्कुल रेडी रहो कि इस पेपर के अंदर मुझे किस तरह से अपने ऑप्टिमम मार्क्स लेके आने हैं, किस तरह से मुझे रिलेटिवली बाकी बच्चों के मुकाबले बेटर तरह से परफॉर्म करना है। पेपर में अगर कुछ भी अगर ऊंच नीच होगी तो आई वुड बी द बेस्ट वन टू अकोमोडेट विद दैट। उस
सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालने में मैं सबसे बेस्ट हूं। अगर मान लो कि उन्होंने बिल्कुल कोई नया सवाल पूछ लिया, बिल्कुल फ्रेश चीज पूछ ली, या मार्किंग स्कीम के अंदर कोई नई चीज एकदम फ्रेश लिख दी, तो मैं बिल्कुल सक्षम हूं कि उसके अंदर अपने आप को मैं मैनेज कर पाऊं। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ आ गया कि मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है और इस बार मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन के अंदर कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है, अरे जैसे पार्शियल मार्किंग नहीं है और एक भी ऑप्शन अगर गलत लगाया तो -2 है, ऐसा अगर लिखा हुआ आ गया तो ऑफकोर्स जो बच्चा समझदार होगा वो समझ जाएगा कि भैया इस बार तो मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन नहीं करने, और सिर्फ और सिर्फ वही वाला मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन करूंगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, तो मुझे उसके चारों ऑप्शन मुझे अच्छे तरीके से आते होंगे। सिर्फ और सिर्फ कैसे डिसाइड हुआ, मार्किंग स्कीम से डिसाइड हुआ है कि नहीं यार। तो ये सारी की सारी बातें कैसे पता लगेगी, जब वो खूब सारे मॉक टेस्ट देखा तभी जाकर उस बात को आइडिया लगेगा। इसलिए जो बच्चे बड़ा कॉम्पिटिशन वाले बच्चे हैं उनको चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो ऑफ कोर्स बैठ के और को कैट के देते रहे, और फुल सिलेबस एटीएस वाले टेस्ट लगातार देते रहे बिना टेस्ट के बड़ा बात नहीं बनेगी। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड एडवांस। ऑफ कोर्स तीसरा डिफरेंस तो है ही कि मेन के सवाल आसान आते हैं, एडवांस के टफ आते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस के सवाल टफ आते हैं इस कारण से बच्चा ज्यादा परेशान नहीं होता, बच्चा पैटर्न से ज्यादा परेशान होता है, बच्चा 8.5 घंटे लगातार मेहनत करने से ज्यादा परेशान होता है। पेपर की टफनेस में उसको पता है कि हाँ अगर सवाल टफ पूछ लिया कट ऑफ कम चली जाएगी। पेपर की हैंडलिंग जो है ना उसमें ज्यादा फर्क टफनेस का नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क पड़ता है पेपर के पैटर्न का, सवालों के अलग अलग टाइप के पूछने का, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने में किस तरह से, इंस्ट्रक्शंस पढ़कर किस तरह से प्लान करना है उसके अंदर ज्यादा फर्क पड़ता है। एक एक करके सवाल लेते हैं। मैं दूसरा सवाल ले रहा हूं, हाउ टू पिक एन इजी क्वेश्चन। यार देखो पहली बात तो ना, कौन सा सवाल आसान है ये बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज है। कोई सवाल आपको बिल्कुल आसान लग सकता है, मेरे को टफ लग सकता है। अगर आपने कोई टफ सवाल जो एब्सोल्यूट वेज में लेट से कोई सवाल टफ है मान लेते हैं, अगर आपने वो वाला सवाल पहले से कर रखा है या उस सवाल में कोई बहुत ही ट्रिकी सी मैनिपुलेशन है वो आपने कर रखी है और एग्जैक्टली वैसा ही सवाल या फिर वैसी मैनिपुलेशन है तो कोई दूसरा सवाल अगर पूछ लिया तो आपको वही वाला सवाल आसान लगेगा। मुझे जिसने वो वाला सवाल नहीं कर रखा उसको वाला सवाल टफ लगेगा, और आपने वो वाला सवाल पहले से कर रखा है उसमें तो मैनिपुलेशन यूज आ रही है, वो मैनिपुलेशन किसी और सवाल में काम आ रखी थी, वो सवाल अगर आपने कर रखा है तो आपको वही वाला सवाल आसान लगेगा। तो कोई सवाल अगर आसान है तो उसमें एब्सोल्यूट नहीं है, उसके अंदर हर चीज रिलेटिव है। इसलिए हमेशा आपको आसान सवाल दिखें, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी बच्चे ने अगर खूब सारे सवाल किए हैं तो ये मान के चलो कि वो बच्चा ज्यादा प्रिपेयर्ड है किसी नए सवाल को फेस करने के लिए भी, क्योंकि अगर उसने सवाल अगर खूब सारे किए तो उसने खूब सारे मैनिपुलेशन सीखे, खूब सारी बातें सीखी, खूब सारे कॉन्सेप्ट सीखे, और जब वो ऐसी कैलकुलेशन ऐसे कॉन्सेप्ट किसी नए सवाल में भी कराते तो वहां पर वो बड़े आराम से अप्लाई कर लेता है। बट रफली अगर मैं बिल्कुल एकदम एकदम ऐसे कह दूं कि चलो हमने सर्वे किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग फिजिक्स के अंदर पिछले 19 सालों के अंदर 27% सवाल जो है ना वो इजी रहे हैं और 17% क्वेश्चंस जो है वो आपके टफ रहे हैं, और बाकी जो आपके सवाल हो बेटा आपके फर्स्ट वो मॉडरेट क्वेश्चंस रहे हैं। इसका मतलब ऐसा मान के चल सकते हो कि 1/4 पेपर जो है ना वो हमेशा इजियर साइड का रहेगा ही रहेगा। मैं अगर इसी बात को अगर एक्स्ट्रापोलेट करूं तीनों सब्जेक्ट के अंदर तो लगभग 25 से 27% के आसपास सवाल आपके पास आसान रहेंगे, और जेई एडवांस का कट ऑफ 25-27% के आसपास ही रहने की उम्मीद रहती है। सुना मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूं कि कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ अगर आसान सवाल कर ले तब भी वो IIT JEE एडवांस क्वालिफाई हो सकता है। हर साल IIT JEE एडवांस क्वालिफाई के लिए वो परसेंटेज बड़ा 33 लिखते हैं, उनको हर साल कम करने पड़ते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर तो 17% के आसपास भी जनरल कैटेगरी कट ऑफ गया था। तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लग रहा होगा आपका आंसर आ जाएगा। खास तौर से ये वाले सवाल जो होते हैं वो SCQ के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इजी वाला जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर SCQ के अंदर और इंटीजर में आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहती है। कुछ केसेस में मैंने ऐसा पाया कि पैराग्राफ जो होते हैं ना वो भी रिलेटिवली थोड़े से आसान साइड के होते हैं। पैराग्राफ आसान अगर है तो उसे पहचानना सबसे इजी होता है, उसकी लैंग्वेज बहुत ही एकदम सिंपल सी होती है, पढ़ने में बिल्कुल आराम से अगर आप पढ़ते हो तो आपको हर चीज का पता चलता है कि ये दे रखा है, ये पूछा है। पैराग्राफ पढ़ने में हमेशा पैराग्राफ पढ़ने से पहले सवाल पढ़ लिया करो, तो यू वुड बी ऑलवेज वॉचिंग कि मुझे ढूंढना क्या है। जैसे लेट से कि ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है और नीचे 3 सवाल लिखे हुए हैं, तो पहले 3 सवाल पढ़ लो। तो अब आप जब पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे ना तो आप हमेशा उन तीनों सवालों का आंसर उस पैराग्राफ में ढूंढ रहे होंगे, और ऐसे केस में आपकी रीडिंग एबिलिटी अचानक से बेटर हो जाएगी। समझ गए इस बात को? तो पैराग्राफ मैंने ऐसा पाया कि कई बार अगर कोई नई सिचुएशन नहीं, कोई फ्रेश सिचुएशन नहीं है तो पैराग्राफ कई बार आसान तरह के होते हैं। तो पेपर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आसान सवाल अक्सर SCQ के अंदर इंटीजर में और पैराग्राफ के अंदर कुछ सवाल काफी आसान पूछ लेते हैं। बट अगेन आसान है या नहीं है उसका सबसे बड़ा मतलब पहचानें कैसे? पहली बात तो ये कि कोई सवाल अगर आपने पहले से कर रखा है वो सबसे आसान है,
चले भले वो सवाल किसी और के लिए टफ हो, लेकिन अगर आपने वो वाला सवाल कर रखा है तो वो सवाल आपके लिए सबसे आसान है, सीधी सी बात है। लैंग्वेज पढ़ते आपको पता लगेगा कि हाँ ये वाला सवाल तो मेरे कोकैट में आया था, मैं कर दूंगा, ये वाला सवाल तो मेरे एटीएस में आया था और उस टाइम मैंने गलत किया था, लेकिन बाद में मैंने घर जाकर उसको सही कर लेता, अब मैं इसको सही कर लूंगा। समझिए इस बात को। वो वाला सवाल एब्सोल्यूट बेस में टफ हो सकता है, किसी और बच्चे के लिए टफ हो सकता है, आपके लिए आसान है क्योंकि आपने पहले से कर रखा है। तो इजी सवाल सबसे ज्यादा वही है जो आपने पहले से कर रखे हैं, जिस तरह के सवाल आपने पहले से कर रखे हैं। और मान के चलिए कि हर 4 में से एक सवाल ऐसा होगा जो आपने पहले कभी न कभी देख रखा होगा, एक्सरसाइज 2 में देख रखा होगा, एडवांस के पीवाईक्यू में देख रखा होगा, आपने कोकेट में देख रखा होगा, आपने एटीएस में देख रखा होगा, आपने जो ईयर लॉन्ग जो टेस्ट है उसमें देख रखे होंगे, लेकिन 1/4 क्वेश्चन आपके देखे हुए होंगे। तो ईजी का सबसे पहला मतलब ईजी सवाल को ढूंढने में सबसे करना है कि कौन सा ऐसा सवाल है जो मेरा देखा हुआ है। समझिए इस बात को। तो ये वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि आसान सवाल में ना, सवाल आसान होंगे इसके बजाय पैटर्न क्या आसान होगा उसको ढूंढो। मैं भी है ना एक बार अगले पेज पे जाके समझाने की कोशिश करूंगा इस बात को। फिर से बोलता हूं इस बात को कि जैसे मान लो कि आपके पास एक शिफ्ट में ऐसा लिखा हुआ गया कि इस शिफ्ट के अंदर सवाल सिर्फ और सिर्फ लेट से मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है और एससीक्यू है, तो समझ जाओ कि मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन से एससीक्यू जो होंगे वो ज्यादा इन जनरल आसान होंगे। तो भले ही पेपर जो स्टार्ट हो रहा होगा वो मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा होगा, लेट से 18 सवाल पूछे, पहले 10 सवाल मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है और 11 से लेकर 18 तक एससीक्यू क्वेश्चन है, तो सीधे जाओ 11वें क्वेश्चन पे कि मैं तो 11वां सवाल करूंगा। समझो क्या कहना चाह रहा हूं कि सवाल इजी है या टफ है वो तो पढ़ने के बाद पता लगेगा, तो उसमें 2 मिनट खराब हो गए। उससे अच्छा ये कि आप किस पे अटैक करो, इजी ऑफ द टाइप। अगर मान लो कि पेपर में ऐसा लिखा हुआ है कि हम मैच 2 कॉलम पूछ रहे हैं और मैच 2 कॉलम भी कौन से वाले, एससीक्यू वाले। एससीक्यू वाले समझ गए ना कि पीक्यूआरएस एबीसीडी। अब नीचे ना ऑप्शन 1 बना दिया कि P इज मैचिंग विथ ए, Q इज मैचिंग विथ B, R इज मैचिंग विथ C एंड समथिंग लाइक दैट। ऐसे एक ऑप्शन बना दिया, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया। इस तरह के जब एससीक्यू के अंदर मैच 2 कॉलम जब कन्वर्ट होते हैं तो सारे बच्चों को वो सवाल आसान लगता है। तो अगर किसी पेपर के अंदर ऐसा पैटर्न है तो आप तो सबसे पहले इन्हीं सवालों पे जाओ, भले ही सवाल 4 हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो, सबसे पहले आप जाओ इस सवाल पे कि मुझे तो पहले ये करना है, क्योंकि ये वाला सवाल जैसे बनेंगे, जैसे ये 4 सवाल बनेंगे सारा मामला सेट हो जाएगा। और इसके अंदर जैसे ही 4 सवाल सही बनेंगे आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आ जाएगा। तो आसान सवाल छांटने की बजाय आप इजी क्वेश्चन की जगह आप इजी पैटर्न पे जाइए। बड़ा मैं एक बार मैं पेज खोल के भी इस बात को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आगे चलते बेटा। नेक्स्ट इज हाउ टू एनालाइज इफ ए क्वेश्चन इज सॉल्वेबल और नॉट। कौन सा सवाल सॉल्वेबल है, मतलब चलो आपने ना जो इजी वाले पैटर्न थे उसके सवाल आपने कर दिए, फिर आप जो टफर पैटर्न था, लेट से मोर देन करेक्ट है, लेट से कि कोई तगड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन है, आप उस पर आए। सवाल को पढ़ते पढ़ते कैसे पता लगाएं कि हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिर से सवाल को पढ़ते पढ़ते अगर आपको रिकॉल हो गया कि ये वाला सवाल मैंने कर रखा है, ऑब्वियस बात है कि वो आसान है, कुछ भी कर लो सवाल आसान है। दूसरा, सवाल पढ़ते पढ़ते अगर आप माइंड के अंदर मैप बना लो कि आंसर कैसे आएगा, तो समझ जाओ कि वो सॉल्वेबल है। जैसे ना बचपन के अंदर सब बच्चों ने मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह की पजल ज़रूर सॉल्व की होगी कि जिसमें ऐसा कोई डब्बा होता था, यहाँ से एंट्री होती थी और यहाँ से एग्जिट होता था, और बीच में ऐसे मेज़ टाइप कुछ ना कुछ बना रखे होते थे और आपको ऐसे पेन से यूँ चलते चलते यहाँ तक पहुँचना होता था। तो मोस्टली बच्चे जब पेन चलाते थे ना, तो उससे पहले पहले वो पेन चलाने से पहले पहले आंखों से ही सोच लिया करते थे कि यार यूं जाऊंगा, अच्छा यहाँ रुक जाऊंगा, यहाँ नहीं जा सकता, चलो यूं जाऊंगा, अच्छा यहाँ पर भी रास्ता रुक गया, चलो वापस आओ, यूं जाऊंगा। तो वो पेन चलाने से पहले माइंड के अंदर पूरा मैप बना लिया करते थे कि यार यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचना है, ठीक है। वो मैप बन गया, फिर लास्ट में वो बिल्कुल पेन चलाया करते कि मैं ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। याद आ गया। एग्जैक्टली ऐसा ही सवालों के साथ है। अगर एडवांस का कोई टफ सवाल है, आराम से, इत्मीनान से, बढ़िया से, फुल फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ सवाल पढ़िए। सवाल में जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको आप बिल्कुल साफ पेज पे साइड में लिखती जाइए। फोर्स दे रखा है, अच्छा ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये दे रखा है, लेंथ ये दे रखी है, यंग्स मॉडुलस ये दे रखा है, चेंज इन लेंथ पूछिए। फटाक से सारे के सारे इन्फॉर्मेशन साइड बाय साइड लिखते रहो। जब भी सारे के सारे इन्फॉर्मेशन साइड में आपने लिख ली है, अब ध्यान दो कि ये वाला सवाल जो है ये आपके पास वेरिएबल में है, न्यूमेरिकल में है। वेरिएबल में है, फटाक से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर न्यूमेरिकल में है तब भी वेरिएबल में ही सॉल्व करो और वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करो। बात नहीं समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कह रहा हूं कि आपने माइंड मैप बना लिया, या माइंड मैप बना लिया कि ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और मुझसे चेंज इन लेंथ पूछिए। तो आप माइंड में ही पहले सोच लो कि यार क्या क्या चीजें दे रखी है और क्या पूछा है, और ये जो चीजें दे रखी है उससे क्या पूछा है, कैसे निकालना है। लेट्स से मैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट और यूज करता हूं। लेट्स से कि ए और बी दे रखा है, एक्स और वाई दे रखा है, और ए और बी से सी आएगा, एक्स और वाई से जेड आएगा, और सी और जेड में कोई रिलेशन है जिससे लेट्स से कि आपके पास टी आएगा, आंसर टी है।
अगर आपको ए बी सी के बीच का रिलेशन पता है, आपको एक्स वाई जेड का रिलेशन पता है, सी जेड और टी का रिलेशन पता है, तो आप बड़े आराम से किसी मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले सवाल को इत्मीनान से कर सकते हो। लेकिन आपने सवाल पढ़ते पढ़ते आपको ये समझ में आ गया कि यार ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता। समझ रहे हो कि मुझे पहला स्टेप आता है, दूसरा आता है, तीसरा नहीं आता। ये दिमाग में सोच लिया, पेन नहीं चलाया। पेन चलाए बिना आपने सोच लिया कि इन दोनों ए और बी से सी आ जाएगा, एक्स और वाई से जेड आ जाएगा, लेकिन सी और जेड आपस में कैसे रिलेट होता है ये मुझे नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, मूव ऑन कर लो। लेकिन जब आप सवाल कर रहे होंगे तो सारे के सारे सवाल को आप बड़े आराम से वेरिएबल्स में करते जाएं और बड़े आराम से लास्ट में आप वैल्यूज पुट कर दें, तो कैलकुलेशन सबसे कम गलत अपनी होंगी। तो बेटा इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्वेबल है या नहीं है। दिमाग में ही बेटा सारी बातें डिस्कस कर लिया करो, और अगर अगेन कुछ चीज़ अगर मान लो कि टफ लगे तो उसको वहीं पर आप छोड़ भी सकते हो। मैं एक छोटा सा एक बार पेपर करके दिखाता हूँ, जैसे ATS का MT3 पेपर 1 कैसे कैसे बेटा चूज करना है, कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक करके आपके सामने लेके आता हूँ। पूरे पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई पेज है तो वो सबसे पहला पेज है जहां पर इंस्ट्रक्शंस और मार्किंग स्कीम लिखी हुई आएंगी। पेपर स्टार्ट होने से पहले आपको 5-10 मिनट सिर्फ और सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस और मार्किंग स्कीम पढ़ने के लिए आपको समय मिलेगा। जो स्मार्ट बच्चा होगा, जो शार्प बच्चा होगा, वो इन 10 मिनट के अंदर ही सारा का सारा प्लान बना लेगा कि उसे एग्जाम कैसे देना है। वो घर से सोच के प्लान नहीं आया, घर से जो बच्चा प्लान सोच के आया ना उसका निपटना तय है। वो इंस्ट्रक्शंस और मार्किंग स्कीम पढ़कर प्लान बनाएगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, कौन सा सवाल पहले करना है और कौन सा सवाल बाद में करना है। लेट मी एक्सप्लेन। पेपर में 3 पार्ट है ऑफ कोर्स, है ना। पेपर हैज 20 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। टोटल 60 क्वेश्चंस है ना, 180 का पेपर है। पहले 10 क्वेश्चन जो है वो सिंगल डिजिट इंटीजर है, बढ़िया, सिर्फ आंसर 0 से 9 है, सिंगल डिजिट, ठीक है, विथ, ठीक है ना। इफ यू आंसर इज 5 देन आंसर रेस्पॉन्स इज 5, इफ आंसर इज -5 तो -5 पुट करना है। इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। बच्चा पूछता है सर आंसर -5 आगे क्या लिखूं, इंस्ट्रक्शन में लिखा है, उसको फॉलो करो। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज अगर आपका ऑप्शन सही हुआ तो +3 मिलेंगे, अगर गलत हुआ तो आपको -1 मिलेंगे। आपने इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ लिए और आप थोड़े बहुत बिल्कुल एक्साइटेड हो गए, यार इंटीजर है और इंटीजर है तो कैलकुलेशन ईजी होगी। डेसिमल वाले सवाल अगर मान लो मुझे बनाना होगा, मैं फटाक से बना दूंगा, लेकिन इंटीजर वाला अगर सवाल बनाना होगा तो ऑफकोर्स मैं जो वैल्यूज दूंगा वो इस तरह से दूंगा कि फाइनल आंसर इंटीजर आए, और जब फाइनल आंसर इंटीजर आएगा तो ऑफकोर्स मुझे वैल्यूज थोड़ी सी आसान देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस बात है कि इंटीजर वाला जो सवाल होगा वो रिलेटिवली आसान होगा कैलकुलेशन के अंदर एज कंपेयर टू कोई भी ऐसा सवाल जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स अलाउड या डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स अलाउड होंगे। समझिए इस बात को। मैं बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब मुझे ये सवाल करना पहले है या बाद में इस बात का फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट इज 10 सवाल है ना, 4 ऑप्शंस हैं ABCD, ओनली 1 इज करेक्ट, और +3 -1। जैसे ये इंस्ट्रक्शन पढ़ी मैं समझ गया कि पेपर 1 तो बिल्कुल आसान है पैटर्न के हिसाब से। पहले वाले भी इंटीजर हैं और दूसरे वाले भी SCQ हैं, ये पैटर्न तो बहुत आसान लग रहा है मेरे को तो यार। और इन दोनों में से अगर मुझे चूज करना होता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, इंडिविजुअली मेरी बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को शायद SCQ से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि SCQ में ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा, तो मैं शायद जाऊंगा एक बेटा किससे, SCQ के। अब मैं चलता हूं, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर रेड करके मैं आगे चला गया, ठीक है। ये पहला सवाल, ये बड़ा सवाल स्टार्ट हो गए, 1 2 3 4 यहां से चलते चलते सारे सवाल स्टार्ट हो गए। मैंने कहा ना कि मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन SCQ की तरफ है, तो मैं जाऊंगा ही सीधे बेटा किसके, 11th क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं सवाल छांटने के लिए मैं पैटर्न छांट रहा हूं कि मैं SCQ के साथ कंफर्टेबल हूं, मैं सिंगल चॉइस क्वेश्चन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं। मैंने क्लिक ही 11वां क्वेश्चन किया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इंटीजर नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। SCQ पढ़ते पढ़ते बड़े आराम से। अब मैं एक बार अगेन मैं थोड़ा बताता हूं, ये सवाल मैं बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूं, मैंने पहले से नहीं पढ़ रखा है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, सुनना। वायर है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इज सस्पेंडेड एट वन ऑफ इट्स एंड फ्रॉम द सीलिंग। छत से बेटा हमने तार को बांध दिया है। डेंसिटी एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर मुझे दोनों दे रखी है। इट्स स्ट्रेन एनर्जी, मतलब बेटा जो लेंथ बढ़ती है उसके कारण जो एनर्जी होती है उसकी बात कर रखा है, खुद के वेट के कारण। अच्छा, जैसे ही मैंने ये सवाल देखा कि यहाँ छत से बेटा कोई ना कोई तार को ऐसे बांध रखा है और उसमें स्ट्रेन एनर्जी पूछी है, तो वैसे तो खैर चलो मैंने ये वाला सवाल कर रखा है, बट मतलब वैसे इंजीनियर कर रखा था ये वाला सवाल तो, बट मान लो कि कोई बच्चा बोलते कि सर वाला सवाल मैंने नहीं कर रखा, बट वो कहते कि सर ने वो वाला सवाल जरूर कर रखा है जिसमें छत के साथ ऐसे कोई रॉड बांध रखी थी और उस रॉड का एलोंगेशन पूछा था। याद आ रहा है इस तरह से?
तो बोलेगा कि यार सर उसमें क्या क्या था कि उससे मैं x डिस्टेंस पे गया था, dx एलिमेंट गया था और उस dx एलिमेंट की छोटी सी कुछ ना कुछ लेंथ बढ़ी थी और वो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाकर इसकी एलोंगेशन कितनी हुई वो निकाल ली और फिर इंटीग्रेट करके मेरा आंसर आ गया था। जिस बच्चे ने वो वाला सवाल कर रखा है वो बच्चा सवाल पढ़ते पढ़ते ही समझ चुका कि ये वाला सवाल भी वैसे हो जाएगा और बोलेगा कि सर ये जो स्ट्रेन एनर्जी या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है इसके सर दो फॉर्मूले होते हैं, वैसे खूब सारे होते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम या फिर हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस इंटू वॉल्यूम। तो बच्चा बोलेगा सर कर लूंगा और एग्जैक्टली उसी तरह से कर लूंगा जिस तरह से वाला सवाल किया था कि यहां छत से मैंने रॉड लगा रखी है, एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट लूंगा, वहां पर स्ट्रेस लिख दूंगा, स्ट्रेस है कि टेंशन अपॉन एरिया, टेंशन सिर्फ और सिर्फ इससे कारण mg और जो छोटी सी dx लेंथ है उसमें कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो लिख दूंगा हाफ इंटू जो टेंशन अपॉन एरिया का होल स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस इंटू इस छोटे से हिस्से का वॉल्यूम आएगा a इंटू dx, इंटीग्रेट कर दूंगा कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक, बड़े आराम से मेरा आंसर आ जाएगा। समझ इस बात को? तो मैंने पेन नहीं चलाया, मैंने बिना पेन चलाए दिमाग में ही सोच ले कि क्या करना है। और अगर किसी बच्चे ने ये वाला सवाल नहीं कर रखा, सिर्फ और सिर्फ एलोंगेशन वाला सवाल कर रखा है, वो भी सारी सारी बातें मन ही मन सोच सकता है। अब सारी बातें मन ही मन सोच ली, अब पेन चला लो, अब पेन चला लो, अब हो जाएगा सवाल, क्यों नहीं होगा। आगे चलते हैं, मैं एक और सवाल दिखा देता हूं, मैं एक और सवाल देता हूं। मेरे पास है ना बीच में बेटा दीज in the figure below images of two object on the left created by a converging lens, बेटा converging lens है जिसकी focal length बेटा पॉजिटिव होती है, are given on the right assuming that the images as k is correct which of the following option is correct। बेटा ठीक है, मुझसे इधर दे रखी है ऑब्जेक्ट और इधर दे रखी है इमेज और मुझसे पूछ रहा बताओ बेटा कौन सी इमेज सही है, कौन सा इनमें से सही है। ये तो आसान हो गया ना यार, ये तो आसान हो गया, ये तो आसान हो गया। पहली बात तो ये कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है तो हमें याद है कि इन्वर्टेड बनती है, याद करो याद करो याद करो। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यूं आती है इमेज वैसे वैसे यूं आती है और इमेज जितनी दूर होती है उतनी वो बड़ी होती है। मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन से बच्चा छोटा सवाल कर लेगा। तो बोले कहा सर ये तो सवाल हो ही जाएगा, मुझे कोई खास दिक्कत है ही नहीं, है कि नहीं बेटा। ऐसे बेटा लगातार अगले वाले सवाल लगातार पढ़ते हो। सवाल पढ़ते पढ़ते अगर आपको लगे कि हाँ मैं पूरा पूरा मैप बना पा रहा हूं तो बेटा सवाल कीजिए। मैप नहीं बना पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को छोड़ना कोई पाप नहीं है। कई सवाल बने ही इसलिए होते कि हम सवाल को छोड़ पाए। जैसे ही मैं सारे के सारे इंटीजर, जैसे मैं सारे सारे एससीक्यू कर लूंगा, मेरी बात ध्यान सुनना, जिस तरह के सवाल मुझे सबसे ज्यादा पसंद थे वो मैंने जैसे ही फिजिक्स में निपटाए, जैसे ही मैंने फिजिक्स में निपटाए वही सवाल अब मैं किस में करूंगा, केमिस्ट्री में। समझ गए। मान लो कि मुझे इंटीजर सवाल से बिल्कुल बेहद नफरत है तो मैं एससीक्यू पहले किसका करूंगा, फिजिक्स का, बाद में एससीक्यू किस पे आ जाऊंगा, केमिस्ट्री पे। तो मेरे ख्याल से सारा सीक्वेंस समझ गए होंगे। अब मैं जो केमिस्ट्री के सवाल होंगे उनको करूंगा क्योंकि एससीक्यू में से मैं काफी कंफर्टेबल हूं इसलिए बोल रहा हूं मैं ऐसा। फिर जैसे ही मैं एससीक्यू सारे के सारे केमिस्ट्री कर लूंगा उसके बाद मैं इंटीजर पे नहीं आया, अब मैं मैथमेटिक्स के जो एससीक्यू होंगे उस पे आऊंगा और मैथमेटिक्स के जितने एससीक्यू होंगे सारे कर लूंगा। ये सारे करते अब तुमने नोटिस किया कि मैंने पेपर को मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में डिवाइड ही नहीं किया। पेपर को मैंने इजी वाला पैटर्न फिर टफ वाला पैटर्न में डिवाइड कर लिया। जैसे ही ये हो गया अब मैं वापस पीछे जाऊंगा कि यार फिजिक्स मेरा थोड़ा फेवरेट था और फिजिक्स के अंदर अब मैं इंटीजर वाले सवाल करूंगा। इंटीजर वाला सवाल एक एक करके पढ़ता जाऊंगा एक एक करके मैं लगातार सवाल करता जाऊंगा। बड़े आराम से सवाल पढ़ते जाए। सवाल पढ़ते पढ़ते अगर आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए सवाल कर लीजिए और सवाल पढ़ते पढ़ते आपको लगे कि हाँ ये वाला सवाल मैंने पहले से कर रखा है तो कर लीजिए, अदरवाइज आप उसको छोड़ दीजिए। एक एक करके लगातार धीरे धीरे लगातार बढ़ते। ये वाला सवाल देखते लगता है कि हाँ यार ये वाला सवाल तो कर रखा है मैंने, ये तो शायद मेरी क्लास एग्जांपल का था। देखते हैं डायग्राम देखते पता लग गया, सवाल पढ़ा ही नहीं है, डायग्राम देखते पता लग गया। ए वायर इज बेंट at an angle theta, the rod of mass m lies alongside wire bending without friction as shown in figure. The soap film, अच्छा यहाँ पर soap film है is maintained in the frame is kept in vertical position, rod is in equilibrium। ये जो rod है m mass बड़ा equilibrium पे है, ये जो distance आपके पास ये l है। और मुझे क्या बोल दिया, इफ द रोड इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली इन वर्टिकल डायरेक्शन, अगर मैं इस रोड को हल्का सा यूं डिस्प्लेस करूंगा तो सोप फिल्म उसके साथ साथ नीचे आएगी। द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, तो फिर ये रोड जो होगी SSHM करेगी। अगर आपने जैसे, कितना आसान सवाल, ये वायर फ्रेम यहाँ सोप की थिन फिल्म है, ये एक रोड है, इसको हल्का सा नीचे करके छोड़ दिया, आपको टाइम पीरियड निकालना है। जैसे ही SHM का सवाल आएगा दिमाग में क्या आएगा, दिमाग में पूरी पिक्चर बन जानी चाहिए कि मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा, x तो नेट फोर्स आना चाहिए ऊपर की तरफ और वो नेट फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आना चाहिए। ऐसा करने के लिए अगर मान लो कि मुझे कोई
अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगाना होगा तो वो भी लगा दूंगा, हालांकि इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसे f इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग इनटू x आ गया, इसको लिख दूंगा f इज इक्वल्स टू ma एक्सेलरेशन इक्वल टू समथिंग समथिंग इनटू x आ गया, तो दैट समथिंग समथिंग विल बी ओमेगा स्क्वायर एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। सारी पिक्चर मुझे क्लियर है, अभी पेन उठाता हूं और वो सवाल कर लेगा, समझ लो। लेकिन इतना सारा ऑफ कोर्स सोचने में है ना, इस बात का फर्क भी पड़ता है कि हमने बात पहले से कर रखा है या नहीं कर रखा है, इसका फर्क भी पड़ता है। बट अगेन पिक्चर दिमाग के अंदर थोड़ी थोड़ी बनना स्टार्ट हो जानी चाहिए। आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, है ना। इसी तरीके से मैं इसी एटीएस का पेपर 2 देखता हूं। अगेन मैं इसी एटीएस का पेपर 2 देख रहा हूं। ये पेपर 2 अगेन 3 घंटे का पेपर। मैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस ही सारी प्लानिंग डिसाइड करेंगे। पहले से कुछ मैं सोच के नहीं जा रहा, पहले से बिल्कुल ब्लैंक जा रहा हूं। मुझे पता नहीं पेपर 360 नंबर का है, 390 का है, 420 का है, आई डोंट नो। मैं तो पेपर के इंस्ट्रक्शंस और मार्किंग स्कीम से आइडिया लगाऊंगा पेपर कितने नंबर का है। उसमें ऑब्वियस बात है कि ना कि मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात में है कि है ना पेपर में किस किस तरह के सवाल पूछे। मुझे अगला इंटरेस्ट इस बात में है कि नेगेटिव मार्किंग कहाँ का कैसी कैसी है। अभी पढ़ता हूँ। 15 सवाल है बेटा ईच पार्ट के अंदर, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। पहले 10 सवाल, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 और मोर ऑफ देम इज करेक्ट, मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है। अब अगेन भगवान से उम्मीद करते हैं कि पार्शियल मार्किंग हो। इसने साफ साफ बोल रखा है कि पार्शियल मार्किंग है, लेकिन एक भी ऑप्शन अगर गलत टिक कर दे तो -2 मिलेंगे। अब सोचो इस बात को, देखो क्या क्या लिखा है इसने। +4 अगर आपने सारे ऑप्शन सही किए तो, एक सही ऑप्शन के लिए आपको +1 मिलेगा, कुछ भी नहीं क्लिक किया 0 मिलेंगे, एक भी ऑप्शन अगर आपने गलत टिक पुट किया तो आपको -2 मिलेंगे। जैसे इसने एग्जाम्पल भी बता रखा है, इसने ये बड़ा एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल ए सी डी आर द करेक्ट ऑप्शन, कि ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये तीनों सही हैं। इन ए सी और डी को टिक कर दोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। बी नहीं करना है, बी करते -2 हो जाएगा, ठीक है। ओनली ए और डी टिक करोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। ए और बी टिक कर दिया तो ऑफ कोर्स -2 मिल जाएंगे। मतलब सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या है? सबसे बड़ा पनिशमेंट ये कि गलत ऑप्शन को टिक करते ही सारा मामला खत्म। आप 4 कॉन्सेप्ट हैं, मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन में कई बार 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट में सवाल पूछ लेते हैं। ए कॉन्सेप्ट, बी कॉन्सेप्ट, सी कॉन्सेप्ट, डी कॉन्सेप्ट। आपको ए कॉन्सेप्ट सही से आता है, सी कॉन्सेप्ट सही से आता है, डी कॉन्सेप्ट सही से आता है, आपको बी कॉन्सेप्ट सही से नहीं आता। 4 में से 3 कॉन्सेप्ट आपको सही आते हैं, बी कॉन्सेप्ट आपको सही से नहीं आता था। इस कारण से ये सही ना होने के बावजूद भी आपने इसको टिक लगा दिया। तो 4 में से 3 कॉन्सेप्ट सही होने के बावजूद आपको कितने मिलेंगे? -2 मिलेंगे। तो पनिशमेंट कितना बड़ा है? तो इसका मतलब ये होगा कि मोर देन करेक्ट क्वेश्चन में मैं इस बात का खास तौर से ध्यान रखूंगा कि भले ही मैं 1 नंबर की हम कम ले आऊंगा लेकिन -2 लेके आऊंगा, क्योंकि -2 लाते ही पनिशमेंट बड़ा है। बाकी जो नंबर आ रहे थे ना बाकी के वो भी गए और -2 हो रहा है। तो जब भी मोर देन करेक्ट क्वेश्चन आएंगे मैं हल्का सा कॉशियस रहूंगा कि मुझे यहां पर नुकसान नहीं करवाना। भले ही फायदे में मैं 2 नंबर कम ले लूंगा। बी में से कंफ्यूजन है कि यार ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, छोड़ दो। होगा नहीं होगा अगर ऐसा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। टिक तभी लगाना, अगर इस तरह की मार्किंग स्कीम हुई तो टिक तभी लगाना जब बिल्कुल श्योर हो कि आंसर सही है, वरना टिक नहीं लगाना है। मोर देन करेक्ट क्वेश्चन अगर मान लो कि यही एग्जैक्टली अगर मान लो मार्किंग स्कीम रहती है तो टिक लगाने से पहले 50 बार सोच लेना कि हाँ भैया टिक तभी लगाऊंगा जो मैं बहुत श्योर हूं। लेकिन इतना पता लग गया कि मोर देन करेक्ट क्वेश्चन में टाइम लगेगा। 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, कई बार रिलेटेड भी हो सकते हैं लेकिन अक्सर 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। हाँ कई बार ऐसा होता है कि ए और बी एक दूसरे को नेगेट कर रहे होंगे। ए में बोल रखा होगा टोटल मैकेनिज्म कंजर्व्ड, बी में बोल रखा होगा टोटल मैकेनिज्म नॉट कंजर्व्ड, तो ऑफ कोर्स या तो ए सही है बी सही है। तो कई बार तो बड़ा ठीक है, ऑफ कोर्स मोर देन करेक्ट क्वेश्चन आसान हो जाता है। लेकिन इन जनरल मोर देन करेक्ट क्वेश्चन आपको 4 बार सवाल सॉल्व करना पड़ता है, तो मोर देन करेक्ट क्वेश्चन टेक्स टाइम। लेकिन ऑफ कोर्स 10 सवाल तो करने पड़ेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। लेकिन करते वक्त ध्यान रखो कि पनिशमेंट बड़ा है, -2 लिखे हुए, और अगर -2 लिखा हो तो मैं थोड़ा सा कोशिश रहूंगा। लेकिन क्या पता इस बार IIT JEE एडवांस का -2 ना लिखा हुआ, इट मे हैपन। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि पार्शियल मार्किंग भी है और मोर देन करेक्ट क्वेश्चन नहीं है। ऐसा हो गया तो ठीक है, 4 लगा के देंगे और क्या, कुछ भी लिखा सकता है। एक साल ऐसा था कि पार्शियल मार्किंग थी नहीं और -2 फिर भी था, ऐसा भी लिखा सकता है। पार्शियल मार्किंग नहीं थी और -2 था तो फिर उस केस में तो मोर देन करेक्ट क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में, कि सारे काम दाम खत्म हो गए, सब पूरा पेपर खत्म हो गया, अब जाके मोर देन करेक्ट क्वेश्चन करूंगा। और तभी करूंगा जब मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा, तभी करूंगा, वरना करूंगा ही नहीं। सीधी सी बात है। अरे यार है ना, कितने 15 क्वेश्चन थे, उसमें से 10 क्वेश्चन तो मोर देन करेक्ट क्वेश्चन हो गए। पेपर तो टफ ही हो गया। देखा तुमने, नोटिस किया कि इसी एटीएस का पेपर 1 कितना इजी था, पेपर 2 सिर्फ इसलिए टफ हो गया कि 15 में से 10 सवाल तो मोर देन करेक्ट क्वेश्चन आ गए। पेपर 1 इजी, पेपर 2 टफ। इट कुड हैपन, इट हैव हैपेंड, हर साल होता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सेक्शन 2 जो है
पार्ट 2 जो है वो आसान हो। इसमें 5 सवाल बोल रखे हैं, मैच द कॉलम के हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और सबसे अच्छे की बात यह है कि 4 ऑप्शंस आर गिवन रिप्रेजेंटिंग मैचिंग ऑफ द एलिमेंट। मतलब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको खुद को मैच नहीं कराना, उसने 4 अलग अलग ऑप्शन से खुद ही मैच करा रखा है और एससीक्यू बना रखा है। अब मेरे ख्याल से जितने बच्चे वीडियो देख रहे होंगे ना, 100 में से 100 बच्चे क्या कहेंगे कि सर मैं अब पेपर स्टार्ट करूंगा, लेकिन पेपर कहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा या यहां से स्टार्ट करूंगा। तो जो सबसे पहला वाला सवाल था ना सर, इजी सवाल कहां से ढूंढे, उसका आंसर मिल गया। इजी सवाल नहीं, इजी पैटर्न ढूंढना है। जाते ही मैं 11वें सवाल पे टिक करूंगा। पहला सवाल पढ़ा ही नहीं मैंने भाई, मुझे तो नंबर चाहिए ना, कहीं से मिलो। पहले सवाल में क्या खास बात है ऐसी, मुझे नंबर चाहिए। पहला सवाल करूंगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है ना, और ये तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का शायद आसान सा सवाल है, फट से कर लूँगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि लिस्ट 1 के हर चीज़ का आंसर नहीं पता होता, फिर भी मैं नीचे वाले जो मेरे पास ऑप्शंस बन रखे होते हैं उससे बड़े आराम से मैं सवाल कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर मैं बड़े आराम से 12वां करूँगा, 13वां करूँगा, 14वां करूँगा, 15वां करूँगा, सारे के सारे सवाल निपटा दूंगा। और ये सारे सवाल निपटाने के बाद मैं इन MCQ पे नहीं आऊँगा। कहाँ पे जाऊँगा? मैं सीधे ही केमिस्ट्री के मैच तो कलम वाले सवालों पे जाऊंगा, और अगेन केमिस्ट्री के सारे मैच तो कलम वाले सवाल निपटाऊंगा। फिर अगेन ये सारे के सारे सवाल निपटने के बाद मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं मोर देन क्रिकेट में चला जाऊं। ना ना ना, मुझे मैथमेटिक्स से ज्यादा प्रेम केमिस्ट्री से है, मुझे मैथमेटिक्स से ज्यादा प्रेम फिजिक्स से है। बट मैथमेटिक्स के जो मैच तो कलम जो सिंगल चॉइस में कन्वर्ट कर रखे हैं, वो पक्की बात है कि फिजिक्स के जो मेरा प्रिय है, केमिस्ट्री जो मेरा प्रिय है, उसके मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि मैथमेटिक्स का जो मैच तो कॉलम होगा उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। समझ गए इस बात को? तो आप सीधे कहां जाओगे? आप जाओगे मैथमेटिक्स में, और सीधे आप बेटा 11th क्वेश्चन के मैथमेटिक्स जाओगे, और अगेन ये सारे सवाल करने की पूरी कोशिश करोगे। जैसे ही ये आपके 15 सवाल हो गए, 45 में से 15 सवाल हो गए, नॉट बैड, नॉट बैड। ऑफ कोर्स इसमें से 1-2 गलत भी हो सकते हैं, बट 15 सवाल जैसे हो गए ना, अब आप कॉन्फिडेंट हो। अब जो शुरुआत वाली नर्वसनेस थी ना, वो भी खत्म हो गई। अब का दिमाग भी बहुत तेज काम कर रहा है, आप बिल्कुल शार्प हो। अब जाओ सीधे किया, अच्छा फिजिक्स फेवरेट है, अब मैं मोर देन करेक्ट क्वेश्चन का टाइम बिताता हूं। और सिर्फ मोर देन करेक्ट क्वेश्चन में क्या सोचना है? ये सोचना है कि किसी भी तरीके से मेरे को गलत ऑप्शन पर टिक नहीं करना, ठीक है? बस ये तो मैंने सिर्फ 2 तरह के पैटर्न दिखाए। कई पैटर्न बेटा ऑफकोर्स कॉम्प्रिहेंशन भी आएंगे, कई पैटर्न के अंदर बेटा ऑफकोर्स ऐसा मैच तो कलम में आ सकता है जिसमें SCQ ना हो, आपको मैच करना हो, बिल्कुल हो सकता है। तो वो जब आएंगे बेटा उनको उस तरह से हैंडल कर सके। लेकिन मैं रफली बेटा आपको बता दी कि आपको कैसे कैसे सवाल आपको छांटने हैं। आई होप बेटा सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? मैं एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेता हूं, आगे चलता हूं। नेक्स्ट मैं 4th पॉइंट पे मैंने काफी सारा टाइम स्पेंड कर दिया, हाउ टू हैव एक्टिव शार्प माइंड ड्यूरिंग एग्जाम। यार मैं 4थे पॉइंट को और 7वें पॉइंट को एक साथ लेता हूं। बच्चा है ना, उन 6 घंटों के अंदर ना कई बार ना थक जाता है, फटीग फील करता है, और उसमें डिमोटिवेशन आता है। खास तौर से कोई ऐसे मान लो कि कोई टफ सवाल वगैरह देख लिया तो हाउ टू रिमेन एक्टिव फॉर दीज लॉन्गर 8.5 आवर्स। आई हैव फ्यू पॉइंट्स। पहली बात ऑफकोर्स अच्छी नींद लें, एक दिन पहले आराम से इत्मीनान से बढ़िया से सोएं। जो बीच का जो 2.5 घंटे का जो गैप है ना, उसको अच्छे से यूज़ करें। उसके अंदर हो सके ना तो थोड़ी सी नींद ले लें। 12 से 2.5 बीच का जो गैप है, 2.5 घंटे का जो गैप है, उसमें नियरली 1.5 घंटे के आसपास का आपके पास टाइम रहता है, क्योंकि अगेन पेपर में आधा पौन घंटा तो पहले पहुंचना होता ही है। अगर हो सके तो उसमें ठीक ठाक आप नैप ले लें, ठीक है? कहीं पर भी पेड़ के नीचे बैठ के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी में सो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ये, जिन बच्चों को डार्क चॉकलेट पचती हो, जिनको डार्क चॉकलेट पसंद हो और जिनको डार्क चॉकलेट अच्छी लगती हो, वो डार्क चॉकलेट हल्की सी एग्जाम से पहले खा सकते हैं। जो बच्चे डार्क चॉकलेट ना खाते हो, जिनको बनाना काफ़ी पसंद हो, वो बनाना खा सकते हैं। कोई और फ्रूट पसंद हो, वो फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन वही फ्रूट खाएं जो आपको पसंद है, ठीक है? ऐसा कर सकते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, इन 6 घंटों के अंदर दिमाग एक्टिव तभी रहेगा और फैटिग फील तब नहीं होगा जब हम अगले 40 दिन तक दिमाग को ट्यून्ड करेंगे कि वो उन 8.5 घंटों के अंदर एक्टिव रहे। मेरी बात सुनो, जैसे मैं आपको कहूं कि बेटा कल तुम्हें ना हाफ मैराथन 22 किलोमीटर की दौड़ देना, तो आप में से ऑफकोर्स मोस्टली बच्चों का आंसर होगा कि सर कल तो मेरे से 22 किलोमीटर नहीं दौड़ा जाएगा। बट मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा तुम 40 दिन बाद हाफ मैराथन 22 किलोमीटर की दौड़ दोगे, तो आप में से मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चे बोलेंगे हाँ सर दौड़ लेंगे। देन आप क्या करोगे?
आप कल से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, अपनी बॉडी को ट्यून करना स्टार्ट कर दोगे। आप 1 घंटे 2 घंटे ऐसे रनिंग करने की कोशिश करोगे और धीरे धीरे कभी 1 किलोमीटर कभी 2 किलोमीटर, फिर ऐसे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप 22 किलोमीटर भी दौड़ने लग जाओगे। आपकी बॉडी अब ट्यून्ड हो गई है 22 किलोमीटर दौड़ने के लिए, वो पहले दिन नहीं थी। इसी तरीके से आपको अगर उन 8.5 घंटों के अंदर अगर एक्टिव रहना है, फिजिकली मेंटली अवेलेबल रहना है, शार्प रहना है, स्मार्ट रहना है, फोकस्ड रहना है, फुल कंसंट्रेटेड रहना है, तो ऑफ कोर्स आपको ट्यून्ड करना पड़ेगा उसके लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि हमेशा रोज 9 से 12 और 2:30 से 5:30 सवाल ही करना है और कुछ नहीं करना। लिख लो इस बात को, इनमें तो सवाल ही करने हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि हमने जितने एटीएस लिए वो सारे के सारे इसी टाइम पे लिए हैं, 9 से 12 और 2:30 से 5:30, 3 से 6 भी नहीं, 2:30 से 5:30, जस्ट बिकॉज कि कोई बच्चा अगर एटीएस को ही अगर फॉलो कर रहा है तो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल सेट हो जाए कि उसका दिमाग सबसे ज्यादा शार्प इसी टाइम पर ही रहेगा। जिन दिनों एटीएस नहीं है उन दिनों भी इन 6 घंटों के अंदर तो सवाल ही करने हैं, सवाल करने हैं, सवाल करने हैं, सवाल करने हैं, बस बिल्कुल। उसके अलावा कोई काम करना ही नहीं, इनके अंदर आपको सवाल करना है। जैसे आप ऐसा करोगे आपका दिमाग जो होगा वो शार्प होगा, आपका दिमाग जो होगा वो ज़्यादा फोकस्ड होगा और दिमाग आपका ट्यून्ड हो जाएगा उन 6 घंटों के अंदर किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है उसके लिए। तो प्लीज़ बेटा इस बात को ध्यान रखिए, जो मैंने बात बोली है, फिर फैटिग फील नहीं होगा, फिर स्टेमिना आपका अच्छा हो जाएगा। मैंने देखा है ऐसे कि बच्चे जो होते हैं ना वो लास्ट के 1 घंटे के अंदर बहुत ही खराब परफॉर्म करते हैं, जस्ट बिकॉज दिमाग थक चुका है यार। तो दिमाग को 3 घंटे के लिए दौड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिमाग को 3 घंटे दौड़ाने के लिए उसे 3 घंटे दौड़ाने के लिए ऑफकोर्स उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कैसे होगा? लगातार 3 घंटे बैठ के ही स्ट्रॉन्ग होगा, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एक एनालिसिस और दिखाता हूँ। जैसे जो टेस्ट है बेटा, अगर उसके एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ, जो टेस्ट है अगर मैं उसके एनालिसिस की बात करूँ तो लेट्स से कि मैंने कोई ना कोई ऐसा टेस्ट निकाला और लेट्स से किसी टेस्ट को अपन एनालाइज करते हैं और एनालाइज करते करते किन किन पॉइंट्स को अपन को ध्यान रखना है। वैसे तो खैर सारे पॉइंट्स अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, बट मैं एक छोटा सा तुम्हें स्टेमिना वाला पॉइंट दिखाता हूँ। ठीक है, जो मैं अपना पॉइंट बोल रहा हूँ मैं उस पॉइंट, वो मेरा पॉइंट सही है, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक बच्चा है, ठीक है, पहले क्वार्टर में मतलब 3 घंटे का अगर पेपर है तो पहले 45 मिनट के अंदर वो 39 मार्क्स लेके आ रहा है, अगले 45 मिनट में 17 नंबर लेके आ रहा है, अगले 45 मिनट में 17 नंबर लेके आ रहा है, और लास्ट के 45 मिनट में 13 नंबर लेके आ रहा है। क्या मतलब इस बात का? इस बात के और भी मतलब हो सकते हैं, और भी इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन एक इन्फ्लुएंस ये भी है कि लास्ट के 1 घंटे में आते आते दिमाग थोड़ा थोड़ा डल होने लग गया। एंड इसके पीछे अर्थ ये नहीं कि हमारा दिमाग डल है, इसका अर्थ ये कि हमारे दिमाग को लगातार 3 घंटे बैठने की आदत नहीं है। आदत पड़ जाती है, डालो तो सही। जब ये जो बच्चे होते हैं ना कि 1 घंटे बैठे फिर उठ गए, फिर 1 घंटे पढ़े फिर उठ गए, ये लगातार अपने दिमाग को ट्यून कर रहे हैं सिर्फ 1 घंटे ही काम कराने के लिए। 3 घंटे काम कराओ उससे, बल्कि मैं कहता हूं 3.25 घंटे काम कराओ उससे। 3 घंटे अगर तुम एग्जाम दोगे तो बड़े आराम से एग्जाम हो जाएगा। तो ये स्टेमिना मैटर्स, दिस स्टेमिना मैटर्स। अगर लास्ट के इस क्वार्टर के अंदर भी अगर मान लो कि वो बच्चा अगर वैसे ही परफॉर्म कर रहा होता जैसे अगर मान लो कि पिछले दो क्वार्टर में परफॉर्म कर रहा था, तब भी 4 नंबर का फर्क तो आ ही जाता है। और 4 नंबर का फर्क इसे बिग फर्क, 4 नंबर का फर्क पहले पेपर में, 4 नंबर का फर्क दूसरे पेपर में, ऑफकोर्स 8 नंबर का डिफरेंस तो अच्छा खासा डिफरेंस होता है। मैंने एक खोल ही दिया तो मैं 2 बातें और बताया। तो जैसे मान लो कि बेटा लेट से कि मैं इस बच्चे की बात करता हूँ। इस बच्चे ने जो ईजी वाले सवाल थे वो 16 सही किए हैं और सिर्फ 2 गलत किए। ठीक है, नॉट बैड। मीडियम वाले 6 सवाल सही किए, 5 गलत किए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस बच्चे ने क्या किया कि हार्ड वाले में 11 सवाल गलत किए। तो सर हार्ड तो गलत होते ही है ना। मैं कह रहा हूं हार्ड कर ही क्यों रहे हो? कोई सवाल अगर हार्ड है तो सवाल अगर हार्ड है तो अगर मान लो कि लेट से कि आपके पास कुल मिला के बड़ा कितने 2 2 4 15 सवाल थे, 15 सवाल के अंदर मान लो कि 6 सही होते 6 गलत होते तो मान लेता कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन आप अगर 2 ही सही कर रहे हो और अगर 11 सवाल अगर आप गलत कर रहे हो तो इससे अच्छा करो मत, इससे अच्छा करो मत ना। इसका मतलब है कि बच्चा जब सवाल छांट रहा है तो वो छांटते वक्त इस बात का गौर नहीं कर पा रहा कि इज दिस क्वेश्चन टफ और इजी। अगर कोई सवाल बहुत भयंकर तरीके से अगर टफ है, जिसमें अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई चीज पंगे वाली है, छोड़ दो वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सवाल अगर ऐसा है जिसके अंदर आपके टीचर्स भी अगले 2-3 साल तक लड़ाई करेंगे, इसका आंसर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सवाल तुम्हें करना ही क्यों है? वो वाला सवाल करके तुम्हें पॉइंट क्या प्रूव करना भी ऐसा? वो वाला सवाल भी 4 नंबर लेके बैठा है, उसके साइड में जो 4 नंबर का आसान वाला सवाल है वो भी एग्जैक्टली वही मार्क्स लेके बैठा है, उसको करो ना यार। तो हार्ड सवाल के साथ ऐसी ईगो ना रखें। कोई सवाल नहीं हो रहा छोड़ दो,
कोई सवाल बहुत ही भयंकर तरह से टफ लग रहा है, छोड़ दो। कई सवाल बने ही इसलिए कि हम उनको छोड़ सकें। इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली ओके। तो जैसे इस बच्चे की मैं एनालिसिस से बोल सकता हूँ बड़े आराम से कि इसने सवाल छांटने में दिक्कत की है और इसको इतने सारे टफ सवाल करने ही नहीं चाहिए थे, और ये वाले सवाल अगर ना करता थोड़ा सा ज़्यादा रहता। हालांकि जो क्या कहते हैं, जो टाइम का जो बिहेवियर है वो भी लगभग ये बात बोल रहा है कि 111 मिनट जो है ना वो सही किए हुए सवालों के साथ टाइम स्पेंड किया है, और 41 मिनट जो है वो ऐसे सवालों के साथ बिताएं जो गलत किए हैं। बल्कि जो सवाल अनअटेम्प्टेड हैं उनके साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया है, लेकिन जो सवाल गलत हुए हैं उनके साथ समय ज़्यादा बिताया है। इसका मतलब सवाल छांटते वक्त उन्होंने सोचा ही नहीं कि मुझे करना है या नहीं करना। तो वो जो पहले 2 पॉइंट थे ना कि मुझे माइंड के अंदर मैप बना लेना है, या फिर ये वाला सवाल मेरे से पहले से देखा हुआ है नहीं देखा, अगर देखा हुआ है और मैंने माइंड में मैप बना लिया तो करना है, अदरवाइज बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। क्या पता इन अटेम्प्टेड क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई सवाल आसान पड़ा हो, वो कर लेता हूं देर के अंदर। तो ये जो थोड़ा सा आपका एनालिसिस है ये आपको काफ़ी सारी बातें क्लियर करता है। तो एक तो एनालिसिस में ये जरूर देखें कि आपका स्टेमिना कैसा है, और ये जरूर देखें कि जो रॉन्गली डन क्वेश्चंस हैं या फिर जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उनके साथ आप कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो इसका मतलब आपके सवाल छांटने की जो कला है वो थोड़ी सी कमजोर है, उस पर हल्का सा अगर वर्क करोगे तो बड़े आराम चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट टू डू विथ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, उसको रीअटेम्प्ट करें या फिर सॉल्यूशन देखें। यार देखो, जो सवाल लेट से कि आपने गलत किए या फिर जो सवाल आपने अटेम्प्ट नहीं किए, जब पेपर हो गया तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि उनका सॉल्यूशन देखिए ना, उनको वापस से करो, बिना देखे वापस से करो। लेट से कि तीनों पेपर मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मिला के ऐसे 30 सवाल थे जो आपने नहीं किए या फिर आपने छूट गए। उन 30 सवालों को आप बिना कोई सॉल्यूशन देके जब खुद करोगे ना, आपको पता लगेगा कि आपने उनमें से 10 सवाल तो 100% से सही कर दिए। जैसे ही 10 सवाल आपने सही कर दिया ना, अब इससे 2 फर्क पड़ेगा। एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरे को एक चीज़ आती थी, ये कॉन्सेप्ट मेरे को आता था, मैं एक्चुअल एग्जाम में नहीं कर पाया। अब आप थोड़ा उल्टा सोचना स्टार्ट करोगे कि यार मैं क्या करूँ कि मेरे वाला सवाल एग्जाम में हो जाए। तो फिर आप धीरे धीरे समझोगे कि अच्छा वहाँ पर तो मैंने 10 मिनट तक ऐसे सवाल बिता दिया था जो वैसे पंगे वाला था, अरे सवाल ही गलत था, मैंने वहाँ बिता दिया ज़बरदस्ती। वो अगर 10 मिनट मैंने इसमें दिए होते ना तो मैं बड़े आराम से ये वाला सवाल कर लेता, बल्कि उस 10 मिनट में शायद ये वाले 2 सवाल कर लेता। ये 2 सवाल तो मैं इसलिए नहीं कर पाया, मेरे पास टाइम नहीं था। अब अगर टीचर ये वाली बात समझाएगा ना कि बहुत भयंकर टफ सवाल को छोड़ दो, बच्चा नहीं समझेगा, लेकिन जब खुद एहसास करेगा तो समझेगा कि हाँ सर सही कह रहे थे, मुझे इस तरह के जो सवाल हैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना और ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना है। तो उन 30 में से 10 सवाल ऐसे होंगे जो आपसे वापस से जैसे खुद करोगे ना बन जाएंगे, बस ठीक है, हो गया। जो बाकी 20 सवाल है ना उनका देखो तुम टेक्स्ट सॉल्यूशन, और टेक्स्ट सॉल्यूशन अच्छा इस लाइन के वर्ड एग्जाम कंसेप्ट ऐसे करना, कर लूँगा फिर खुद कर लो। उसके बाद भी कोई सवाल ना बने तब जाके वीडियो सॉल्यूशन पे, और वीडियो सॉल्यूशन से भी ना बात करो तब अपने टीचर से आपको पूछना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने लंबा प्रोसेस बता दिया, और लंबा प्रोसेस बताया इसलिए तुमने नोटिस किया होगा कि जिस तारीख को एटीएस का एग्जाम है उस तारीख मैंने कहा कि उस दिन एटीएस ही हो पाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। जब बच्चा बोलता है ना कि सर मैं कैट्स फॉलो कर लूँ, तो बोलता हूँ कि बेटा 25 दिन तो कैट्स फॉलो कर लें, बाकी 10 दिन एटीएस देना है। तो बच्चा बोलता है 10 दिन में से 10 वो जो एटीएस देना उस दिन 6 घंटे तो एटीएस, बाकी दिन बाकी टाइम क्या करूँगा। अरे बाकी 6 घंटे में तो उसको एनालाइज करेगा, उन सवालों को तो वापस करेगा। जो सवाल तेरे से गलत हुए हैं, जो सवाल तेरे से छूटे हैं, वही सवाल तुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, वही सवाल तेरा कुछ भला चाहते हैं, वही सवाल चाहते हैं कि तू आगे बढ़े, तू आईआईटी जाए। जो सवाल तू कर चुका सही, उसका कोई रोल ही नहीं है। समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट है हर सवाल को कितना समय दें। यह देखो मैं रफली बता रहा हूँ, है ना, मैं रफली बता रहा हूँ, सुनना इस बात को। देखो यार ना, कुछ समय तो ऑफ कोर्स सवाल पढ़ने में निकल ही जाएंगे ना। कोई सवाल ऐसा भी होगा जो बहुत भयंकर टफ होगा, लेकिन पढ़ने में तो 2 मिनट लग गए ना उसके। यार सवाल को हमने पहचान लिया कि यार ये टफ है, बहुत टफ है ना, इसमें तो टीचर्स भी लड़ाई करेंगे, बंद करो इसको नहीं करना, लेकिन इतने में भी 2 मिनट तो यही है ना उसके अंदर। तो कुछ टाइम तो ऐसा होगा जो ऐसे निकलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 180 मिनट के पेपर के अंदर लगभग 30 मिनट के आसपास जो होंगे ना, ये समय उन सवालों पर जाएगा जो हमें करने नहीं है या होने नहीं है, बट फिर भी हमें उन सवालों को पढ़ने में लग गया। तो इफेक्टिवली हमारे पास जो टाइम बचेगा ना वो 150 मिनट ही बचेगा। मैं बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूं, सिर्फ 150 मिनट ही बचेगा। ठीक है, अब मैं लास्ट ईयर की बात ले लूं कि 51 क्वेश्चंस पूछे थे लेट से। उन 51 क्वेश्चंस के अंदर मैं अगेन है ना मान के चलता हूं कि लेट से कोई बच्चा टॉप रैंक के लिए जा रहा है। टॉप रैंक जो ना, अच्छी रैंक, 1000 रैंक, 1500 रैंक, 60%, कई बार इवन 55%, कई बार 65% पर 1000 रैंक के आसपास आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब कोई बच्चा पूरे पेपर में मान लो कि 60% ऑफ द क्वेश्चन अगर सही कर रहा तो काम बन जाएगा उसका।
तो उन 51 का जो 60% हुआ वो ऑफकोर्स 30 सवाल हुए कि अगर किसी बच्चे ने अगर 30 सवाल अगर सही कर दिए तो काम उसका बन जाएगा। अगर मैं इस 150 को अगर 30 से अगर डिवाइड करूं तो रफली मेरे पास 5 मिनट का आसपास का टाइम लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पर क्वेश्चन लगभग लगभग 5 मिनट के आसपास का समय ऑन एन एवरेज दे सकते हो। अब ऑब्वियस बात है कि जो मैंने तुम्हें पैटर्न दिखाया उसके अंदर जो मैथ्स तो कॉलम था एससीक्यू के अंदर, वो तो हो सकता है कि शायद 3 मिनट में हो जाए, उसमें से कोई हो सकता है तो सिर्फ 2 मिनट में हो जाए। कि एक ही ऑप्शन था ABCD के अंदर, एक ही ऑप्शन था क्यू वाला जो डिफरेंट था, और उसके अलावा उसके कारण मुझे बाकी पढ़ने नहीं पड़े और मैं डायरेक्ट सवाल कर लिया। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ क्यू वाले से ही सवाल हो गया। PQRS 4 ऑप्शन थे, सिर्फ क्यू वाले के कारण ही मैं सारा सवाल कर लिया, बाकी वो मुझे ऑप्शंस पढ़ने नहीं पड़े। हो सकता है कि वो वाला सवाल 1.5 मिनट में हो जाए। तो मैंने ये जो 5 मिनट बोले एवरेज बोले, किसी किसी सवाल के अंदर 6 मिनट 7 मिनट के आसपास का टाइम भी लग सकता है, बट फिर भी सेफ साइड अगर लेके चलो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना 4.5 मिनट से 5 मिनट के आसपास का समय मान सकते हो। अब कोई बच्चा बोलेगा अरे सर कैसे बातें करो, 5-5 मिनट में अगर मैं सवाल लगाऊंगा तो मेरे से पेपर कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे जो तुम दिमाग में कैलकुलेशन करते हो ना कि पेपर है ना 360 नंबर का है, मुझे 360 नंबर चाहिए, ठीक है, इसके लिए मुझे है ना 102 सवाल करने हैं, 102 सवाल करने हैं मुझे, है ना कितने में 360 मिनट के अंदर। अच्छा ये तो सिर्फ और 3.5 मिनट ही हुए। ऐसा नहीं चलता, सारे सवाल करने ही नहीं होते, और जो सवाल नहीं करने होते ऑफ कोर्स वो वाला समय आप दूसरे जिन सवालों को आप कर सकते हो उसमें अगर आप दोगे तो आपकी एक्यूरेसी बेटर होगी, कैलकुलेशन आपकी बेटर होगी और सारा काम बिल्कुल अच्छे से सॉर्ट हो जाएगा। आप रफली बड़ा 4.5 से 5 मिनट के आसपास ऑन एन एवरेज आप समय दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने टाइम बचाया कहाँ से? ऑफकोर्स जो टफर क्वेश्चन है ना वहाँ से, और जो ऑफकोर्स आसान वाले सवाल है ना उन्होंने आपको थोड़ा एवरेज आपका बेटर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ टू टैकल मल्टी कॉन्सेप्ट एंड इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस। यार देखो ये तो प्रॉब्लम है ही है कि ना एडवांस का जो सवाल होगा ना, इन जनरल एडवांस का सवाल किसी एक चैप्टर से नहीं होगा। मैं फिर से बोल दूं, 25% के आसपास सवाल जो मैंने कहा कि आसान होंगे वो सिंपल किसी एक चैप्टर से होंगे। कि यार ये वाला सवाल काइनेमेटिक्स का है, आप रफली बोल सकते हो कि यार ये वाला सवाल न्यूटन्स लॉ का है, सिंपली बस ये वाला सवाल वर्क पावर एनर्जी का है। अदरवाइज जो सवाल होगा उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट होंगे, आरबीडी भी लग रहा होगा, सेंटर मास भी लग रहा होगा, ठीक है, उसमें आरबीडी भी लग रहा होगा, वर्क पावर एनर्जी भी लग रहा होगा, वे ऑप्टिक्स भी लग रही होगी, और उसको हो सकता है कि उसके अंदर बड़ा पॉइंट वेव स्ट्रिंग भी लग रही होगी, थर्मो भी लग रही होगी, और साउंड वेव्स भी लग रही होगी। मल्टीपल कॉन्सेप्ट के सवाल होंगे 25% के आसपास जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं वो तो आपने निपटा लिए। ये जो 75% सवाल हैं जिसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट हैं, दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, कई में 3-3 फॉर्मूले भी होते हैं, 3-3 कॉन्सेप्ट भी होते हैं, 3-3 चैप्टर भी होते हैं, ठीक है। उन सवालों को में अच्छा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस तरह के सवालों का आपको एक्सपोजर होना चाहिए। तो आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं अगले 40 दिन के अंदर, इसके अंदर ध्यान रहे कि आपको इस तरह के सवाल लगातार करते रहने हैं। वो सवाल आपके पास कहाँ आएंगे? कोकैट में आएंगे, बैट में आएंगे, और ऑफ कोर्स आपके पास जो जो ATS के जो टेस्ट हैं उसमें आएंगे। इसके अलावा आपके पास जो पेपी और जो आपके पास जो ABC वाले बैच वाले जो बच्चे हैं उनके पास जो पेपी है उसमें आएंगे, और ऑफ कोर्स कैट्स वाले जो बच्चे हैं उनके पास कैप्स में आएंगे। कैप्स के सवाल देख लो, अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा रखे होते हैं, 2-2 3-3 चैप्टर मिक्स हो रखे होते हैं इस तरह के सवाल। कल परसों किसी बच्चे ने कहा कि अच्छा बच्चे, शायद अंश का फोन आया था कि सर मुझे इस तरह का सवाल चाहिए जिस सवाल के अंदर थर्मोडायनेमिक्स भी लग रहा हो, केमिकल काइनेटिक्स भी लग रहा हो, और एक चैप्टर और बोला था। तो मैंने UDP सर को बोला, आलोक सर को बोला कि सर इस तरह का सवाल बच्चे को चाहिए, तो उन्होंने रेडी भी करवा दिया, शायद आज शाम तक पहुंच भी जाएगा। तो इस तरह के सवाल के अंदर आप अच्छा कर पाओ, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि इस तरह के सवाल खूब सारे करो। जैसे ही आप इस तरह के सवाल खूब सारे करोगे, आप उन कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करके बड़े आराम से धीरे धीरे मूव करना सीख जाओगे। अच्छा सवाल में क्या दे रखा है? एक वेव ऑन स्ट्रिंग दे रखी है और एक ऑर्गन पाइप दे रखी है। जो स्ट्रिंग दे रखी है उसके अंदर स्टैंडिंग वेव बन रही है, और जो ऑर्गन पाइप बन रही है उसके अंदर अगेन साउंड की स्टैंडिंग वेव बन रखी है, और दोनों आपस में बीट बना रखी है। इसके अंदर फॉर्मूला मैं अपने हिसाब से लगा दूंगा, इसका फॉर्मूला भी मुझे आता है और बीट का फॉर्मूला भी आता है। तो 3 चीजें, इसका फॉर्मूला और इन दोनों के बीच का रिलेशन। आई विल मैनेज इट, हो जाएगा मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। समझ के इस बात को? कोई मान लो कि लेट से अगेन कोई मल्टीपल कॉन्सेप्ट का कोई सवाल आ गया, कोई थर्मोडायनेमिक्स का सवाल था जिसमें बल्क मॉडल्स वगैरह पूछ लिया, जैसे पता लगा कि थर्मो का सवाल है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, कोई ग्राफ दे रखा है, या लेट से बड़ा कोई एक्सप्रेशन दे रखा है और मुझसे बल्क मॉडल्स वगैरह की बात पूछ रहे हैं, दिमाग में चलना चाहिए हाँ ठीक है, बल्क मॉडल्स मेरे पास -dP/dV होता है, मुझे प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन दे रखा होगा, या मुझे ऑफकोर्स उन दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर में दे रखा हो, तो मुझे प्रेशर और वॉल्यूम में कन्वर्ट करूँगा, फिर मैं इसके अंदर मैनेज करूँगा। तो वो कहानी पूरी की पूरी दिमाग में बना लिया करो, और उसके बाद आप सवाल को फेस किया करो।
तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट के सवाल तभी होंगे जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे। तो जो 6 घंटे आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें सवाल करो ही, इस तरह के खूब सारे सवाल करो, तो धीरे धीरे आपकी बेटा मल्टीपल कॉन्सेप्ट के सवाल को फेस करने की जो आपकी क्षमता वो लगातार बेटर होती चली जाएगी। ठीक है, और अगेन दिमाग में मैप बनाना धीरे धीरे स्टार्ट जरूर करें। हाउ टू इंप्रूव एक्यूरेसी इन कैलकुलेशन। एक तो बड़ा मैंने जैसा बोला कि जब सवाल डेसिमल वाले हैं, इंटीजर वाले जो सवाल है ना, उसमें है ना सारा सवाल आप वेरिएबल में करें। फोर्स 10 न्यूटन दे रखा है, आप एफ को एफ लिखो, लेंथ 2 मीटर दे रखी है, आप उसको एल लिखो, और पूरा सवाल बढ़िया सोल्व कर लो। और आखिर में जब आपका आंसर एक्सप्रेशन में आ गया तो लास्ट में वैल्यूज पुट करो, क्योंकि अगर आप शुरुआत से अगर वैल्यूज के साथ अगर खेलोगे ना तो आपको बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और अगर आप मान लो कि 5 स्टेप में अगर कैलकुलेशन करोगे तो 5 स्टेप में ऑफकोर्स गलती होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। आप सारे के सारे जो कैलकुलेशन करें वो वेरिएबल्स में ही करें और वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब से लेकर जब तक जेईई एडवांस का एग्जाम नहीं आ जाता तब तक आप सारे के सारे जो प्रैक्टिस करना उसमें फाइनल आंसर तक निकालें। कैलकुलेशन अच्छी होगी तभी जब आप ये ना कह दो कि अच्छा 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल छोड़ दूंगा, बाद में कर लूंगा सॉल्व। नहीं नहीं नहीं, आज ही करो, आज ही करो। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल अगर मुझे सॉल्व करनी है तो एक्चुअल एग्जाम में तो करनी है, तो मैं 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल छोड़ूंगा नहीं। भले ही 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल कितनी आसान हो, छोड़ना नहीं है। तो एक तो फाइनल तक कैलकुलेशन करें, और दूसरा जैसे मैंने कहा कि ना एक्सप्रेशंस में सॉल्व करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करें, वैल्यू सबसे लास्ट में पुट कर दें। ये 2 काम भी अगर कर ले तो आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी हो जाएगी। कैलकुलेटर से बिल्कुल दूरी बना के रखें। जैसे मान लो कि मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में सारी की सारी कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब खुद करनी है, कैलकुलेटर यूज ही नहीं करना। कैलकुलेटर तुम्हारा रैंक बिगाड़ने के लिए बना है। भाई तुम खुद सोचो ना यार कि मॉडर्न फिजिक्स का आसान सा सवाल आएगा और तुम सिर्फ इसलिए गलत कर दोगे कि तुमने कैलकुलेटर यूज कर रखा है। उस दिन मेरा तुमसे गुणा भाग ही नहीं होगा, और सवाल किसका है? सिर्फ गुणा भाग का है, मल्टीप्लाई माइनस दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं। तो प्रैक्टिस जब भी करें कैलकुलेटर से दूरी बना के चलें तो बड़ा हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छी हो जाएंगे। हाउ टू मैनेज पैनिक एंग्जाइटी ड्यू टू टफ क्वेश्चंस। एग्जाम में सवाल नहीं बनता, घर पर बन जाता है। ऐसे कई बच्चों के साथ होता है कि ना वही वाला सवाल घर पे पूछो बन जाएगा, एग्जाम में नहीं बनता। ऐसा हो जाता है। कई बच्चे टफ सवाल को देखकर पैनिक कर जाते हैं कि यार ये तो सवाल टफ आ गया, और वो फिर एंग्जाइटी और पैनिक उनमें आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं एक बात को क्लियर कर दूं। पहली बात तो एडवांस में पेपर आएगा ही टफ, और वो जो टफ पेपर आएगा वो सिर्फ तुम्हारे पास तो है नहीं। जो भी 2.25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन सारे के सारे 2.25 लाख बच्चों के पास सेम पेपर आया है। तो जो टफ क्वेश्चन तेरे सामने आए वही टफ क्वेश्चन दूसरे बच्चे सामने आए, तो तुझे तो रिलेटिवली अच्छा करना है ना। तो जब भी टफ सवाल आपके सामने आए और आपको वो हल्का फुल्का एंक्शियस करे, परेशान करे, तो मन ही मन मेरी इस बात को रिपीट करना कि ये सवाल सब बच्चों के सामने है, मुझे अकेले को पैनिक होने की क्या जरूरत है, और बहुत टफ है, छोड़ दो, अगला कर लो। अगला सवाल भी 4 नंबर लेके बैठा है, आप उस सवाल के साथ जिद मत करो, उस सवाल के साथ बैठे मत रहो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा पैनिक इस कारण से आता है क्योंकि कई बार तुम ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि हर सवाल से 4 नंबर लूंगा ही लूंगा, जब तक ये 4 नंबर नहीं लेगा मैं इसके पास बैठा रहूंगा, और अगर इसमें को 4 नंबर नहीं दे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा और मैं पैनिक हो जाऊंगा। ये क्या मतलब हुआ? आप तो सिर्फ और सिर्फ भिखारी हो, आप सिर्फ और सिर्फ उस सवाल के सामने 4 नंबर लेने के लिए खड़े हो। अगर उसने 4 नंबर दे दिए तो ठीक है, अदरवाइज अपना भीख का कटोरा लेके अगले सवाल के पास चले जाओ, वो दे देगा। इस सवाल में ऐसा खास क्या है कि इसी से 4 नंबर लेने हैं, और अगर इस सवाल ये वाला सवाल सही नहीं हो तो मैं तो पैनिक कर जाऊंगा। अरे मतलब क्या इस बात का यार, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। सब सवाल 4 नंबर लेके बैठे, 3 नंबर लेके बैठे, कई आसान सवाल, फॉर्मूला बेस्ड सवाल, क्लास में क्या हुआ सवाल, वो भी 4 नंबर लेके बैठा है, और ये भयंकर तरीके से टफ सवाल जिसके अंदर खूब दुनिया भर के पंगे हो सकता है, जिसने पेपर बनाया उसने ढंग से चेक भी ना किया हो सकता है उसमें कोई गलती हो। इस सवाल से तुझे 4 नंबर लेने ही क्यों है, और अगर नहीं मेरे को 4 नंबर मिले तो मैं तो पैनिक कर जाऊंगा। ये कोई मतलब थोड़ी हुआ यार। तो मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं इस बात को कि यू डोंट हैव टू डू वेल इन एब्सोल्यूट टर्म्स, यू हैव टू डू वेल इन रिलेटिव टर्म्स। जो सवाल टफ है वो सबके लिए टफ है, उसको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आईआईटी जेईई एडवांस के कट ऑफ कुछ लास्ट ईयर्स में 17% गए हैं, 15% गए हैं। जिस बच्चे ने 15% नंबर लिया वो आईआईटी जेईई एडवांस क्वालिफाई हो गया। आईआईटी तो नहीं मिली, आईआईटी ऑफकोर्स 30% नहीं मिली, बट फिर भी 30% में अगर आईआईटी मिल रही तो क्या चाहिए लाइफ में यार। तो पेपर अगर टफ आया तो सबके लिए टफ आया, यूं नहीं कि अच्छा 360 में से मैं तो 180 नंबर लेके आऊंगा। अरे भाई यही नहीं पता कि पेपर 360 का आएगा नहीं आएगा, तो कहां से लेगा 180 नंबर यार। पहले सोच के जा रहे, पहले से अगर तुम सोच के जा रहे हो कि तुम 180 नंबर लेके आओगे तो मान के चलो कि यार यू आर गोइंग टू फेल। पहले से अगर तुम एडवांस के एग्जाम में अगर सोच के गए तुम फेल हो जाओ। तो पैनिक इसलिए आता है कि हम पहली बात तो ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, हर सवाल के साथ दिल लगी कर लेते हैं कि मुझे चाहिए, मेरे को मतलब नहीं इस बात का।
मैं तुम्हें एक छोटा सा एक एग्जांपल और देता हूँ, ये पैनिक वाली बात को लेकर मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हालांकि बात बहुत पुरानी है बट फिर भी रिलेटेबल है, सुनना। हालांकि इस बात को बताने में मुझे ओवर टाइम लग जाएगा बट सुनना। जैसे है ना, बहुत पुरानी बात है, जब मैंने IIT जेई का पेपर दिया था एडवांस वाला, उसको उस टाइम पर IIT मेंस बोलते थे, तो उसमें फिजिक्स का पेपर अलग होता था, मैथ्स का पेपर अलग होता था और केमिस्ट्री का अलग होता था। फिजिक्स 2 घंटे, केमिस्ट्री 2 घंटे और मैथ्स 2 घंटे। सबसे पहले फिजिक्स हुआ 2 घंटे का, 60 नंबर का पेपर था, पेपर आता था सब्जेक्टिव, और मैंने उसमें 58 मार्क्स के मैंने सवाल किए थे एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे सारे सवाल सही होंगे। ठीक, फिर आया केमिस्ट्री का पेपर, और केमिस्ट्री के पेपर में मैंने मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी मैंने उससे काफ़ी अच्छा किया। ठीक है, एंड उन दोनों पेपर के जो मार्क्स थे अगर मैं उसको ऐड करूँ ना, तब भी वो मार्क्स अच्छे खासे हो रहे थे। मतलब लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था ना, जो मैंने जिस साल एग्जाम दिया था उससे लास्ट ईयर जो कट ऑफ था ना, उससे काफ़ी आगे थे। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, और जैसे मैं मैथ्स का एग्जाम देने गया तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि यार मज़ा आ गया, फुल लाइफ चलो गई। अब मैथमेटिक्स का पेपर आया, 60 नंबर का पेपर था। पेपर कैसा होता कि पेपर ऐसा होता कि ऊपर ऊपर सवाल लिखा होता था और आपको नीचे खाली जगह मिलती थी, उसी के नीचे सॉल्व करना होता था। पेपर सब्जेक्टिव होते थे, आपके एक एक स्टेप को चेक करते जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं वैसे। ऊपर ऊपर सवाल, फिर पेज खाली, फिर अगला पेज, ऊपर ऊपर सवाल, फिर पेज खाली, ऐसे 10 सवाल होते थे। ये 10 सवाल थे 2-2 नंबर के। फिर आगे होते थे सवाल 4-4 नंबर के। तो जो 11वां सवाल था वहाँ पर सवाल यहाँ लिखा रहता था, ये वाला पेज और ये वाला पेज खाली, अब 2 पेज खाली है। ठीक है, फिर अगेन 12वें सवाल में सवाल यहाँ, फिर ये वाला पेज और ये वाला पेज खाली। लास्ट में एक डब्बा होता था, वहाँ पर आपको ऑफकोर्स आंसर सबमिट करना होता था, फाइनल जो एक्सप्रेशन था वो सबमिट करना होता। लास्ट में नियरली 10 पेज रफ वर्क के लिए अलग दे रखे होते थे। तो मैंने पहला वाला सवाल पढ़ना स्टार्ट किया मैथमेटिक्स के अंदर, तो मुझे वो वाला सवाल समझ में नहीं आया। मैंने फिर दूसरा वाला सवाल पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे वो भी सवाल समझ में नहीं आया। फिर तीसरा वाला सवाल पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे पता नहीं चला कि कौन सा चैप्टर का सवाल है। फिर ऐसे करते करते मैंने नियरली 5 या 6 सवाल मैंने देखे, तो मेरे को उनमें से कोई सवाल समझ में नहीं आया, मेरे को पता नहीं चला कि आप क्या पूछ रहे थे। तो फिर मुझे जब मैं 7वें सवाल के आसपास पहुंचा तो मुझे सवाल दिखना बंद हो गया। क्यों? यही बेटा कौन सा वर्ड था, पैनिक एंग्जाइटी। ऐसा नहीं कि मैं मैथमेटिक्स से कमजोर था, आई वाज वेल, अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पहले 6 सवाल टफ थे, मुझसे नहीं हुए। अब मैंने घबराना स्टार्ट कर दिया और इतना घबरा गया कि मुझे 7वां सवाल दिखा ही नहीं। अब जो दिखेगा ही नहीं तो होगा कैसे भाई, सवाल तो कम से कम होने के लिए दिखना तो चाहिए ना, तो मुझे सवाल दिखा ही नहीं। मैंने फिर अगला पेज किया, 8वां सवाल देखा, मुझे सवाल दिखा ही नहीं, होना तो बहुत दूर की बात है। 9वां सवाल देखा है ना, अगेन मुझे दिखना ही बंद हो गया। जब दिखना देखना बंद हो गया तो मैंने फिर अगेन है ना हेड डाउन करके मैं सो गया, और मेरे कुल मिलाकर अभी तक मैथमेटिक्स में 0 मार्क्स हैं। और उस टाइम है ना इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कट ऑफ भी होती थी कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए तभी जाके आप IIT जा सकते हो। आज भी है लेकिन आज वो बहुत ही लो है, 10% है, और वो घट के बाद में 7-8% भी जाती है। तो आज तो उसका कोई लॉजिक है नहीं, लेकिन उस टाइम उसका एक फ़र्क पड़ता था। तो मुझे लग गया कि मेरा काम तो नहीं बनेगा। मैं सोते सोते ये सोचता रहा कि है ना अगले साल अच्छे से पढ़ाई करूँगा, अपने टीचर्स का कहना मानूंगा, ठीक है, अगले साल और बेटर तरीके से प्रिपेयर करके आऊँगा, है ना, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करूँगा, मंदिर जाऊँगा, वगैरह वगैरह सारी की सारी बातें मैं मन ही मन लगातार सोचता क्या। पैनिक तो हो ही रखा था, और अगेन ये बातें इंसान सोचता है। फिर मैं नियरली 10-15 मिनट सोता रहा, और 2 घंटे का पेपर था, मैं 15 मिनट तो सो लिया था। फिर मैंने ऐसे सर ऊपर किया, तो उस पूरे क्लासरूम के अंदर, जिस क्लासरूम के अंदर ये पेपर हो रहा था, उस क्लासरूम के अंदर कोई भी बच्चा पेपर नहीं कर रहा था। कोई बच्चा खिड़की के पास खड़ा होकर साइकिल काउंट कर रहा था, कोई बच्चा जो खिड़की के पास था वो ऑफकोर्स बाहर अपनी मम्मी पापा को हाई बाय कर रहा था, कुछ बच्चे ऐसे थे जो मेरी तरह लेटे हुए थे। मैं समझ गया कि पेपर में कुछ ना कुछ डीमंस हैं, पेपर तो टफ है, और पेपर अगर टफ है तो मेरे लिए अकेले के लिए थोड़ी है, सबके लिए है, और अगर सबके लिए तो लेट्स डू इट, थोड़ी फाइट मारते। और मैंने फिर सोचा कि यार कोशिश करते हैं कि यार कुछ तो हो जाए, अगर कुछ भी हो गया तो मेरा मैथ्स का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, और मैथ्स का अगर कट ऑफ क्लियर हो गया तो मेरा काम तो बन जाएगा। और मुझे तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना, वो भी इंडिविजुअल कट ऑफ। फिर मैंने अगेन 2 सवाल छांटे, जितना मुझे याद, मैंने शायद ट्रिगो का और मैट्रिसेस का सवाल छांटा, एंड मैंने ट्रिगो का जो सवाल था उसे करना स्टार्ट किया। कुछ ऐसा था कि शायद दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना था, कुछ ऐसा था। तो मैंने सवाल को सोल्व करना स्टार्ट किया, सवाल को सोल्व करना, सारे पेज खाली पड़े थे, सवाल को सोल्व करना स्टार्ट किया। एक बार तो ऐसा हो गया कि 5 या 6 पूरे पेज फिल करने के बाद जो एक्सप्रेशन एक्चुअल में दे रखा था वापस वही एक्सप्रेशन आ गया। बट फिर भी आई हैड लॉट ऑफ पेशेंस एंड टाइम, क्योंकि बाकी तो कोई सवाल आते नहीं, तो टाइम ही टाइम था मेरे पास। तो फिर मैं उस सवाल को लगातार करता रहा, और फाइनली मेरा आंसर आ गया। जैसे मेरा आंसर आ गया, मैंने 4-5 अच्छे स्टेप्स उठाए
और जो एक्चुअल सवाल था उसके नीचे बड़े अच्छे से तरीके से मैंने उसको मैनेज कर लिया। 4 नंबर यहाँ आ गए। ऐसे मैंने एक सवाल और ढूंढा, शायद मैट्रिसेस का था, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लगा लोगों के, उसमें भी मैंने नियरली 10 के आसपास पेज भरे और फाइनली मेरा आंसर आ ही गया। और मेरे ये कुल मिलाकर 8 नंबर ही आए, 60 में से सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर ही आए। जब मैं IIT गया तो मैंने अपने बाकी सारे दोस्तों से पूछा, मतलब दोस्तों क्या, जो उस टाइम नए नए मेरे दोस्त बने थे, मैंने उनसे पूछा कि आपके मैथमेटिक्स में कितने नंबर थे IIT के अंदर। कोई भी बच्चा जनरल कैटेगरी का मुझे वहाँ पर नहीं मिला जिसके मैथमेटिक्स में 8 नंबर से कम नंबर हो। इट मीन्स दैट कि वो 8 नंबर ही उस साल मैथमेटिक्स का कट ऑफ था IIT के लिए। लेकिन मैं भी पैनिक तो किया। मैं उस पैनिक से बाहर क्या सोच के निकला, ये सोच के निकला कि ये सिचुएशन सबके साथ है। तो जब भी आपके पास कोई टफ सवाल से अगर कोई सिचुएशन आए तो मान के चलें कि वो सारे के सारे सिचुएशन सब बच्चों के लिए सेम ही है। और जब सेम है तो घबराने वाली बात ही नहीं है। हाँ, तुम्हें अगर IIT वाले जानबूझ के तुमसे दुश्मनी करने के लिए जानबूझ के तुम्हारे पेपर में अगर मान लो कि टफ सवाल डाल दें, तब आप पैनिक कर सकते हो, तब अलाउड है। लेकिन अगर वो सबके लिए अगर सेम सिचुएशन है तो फिर पैनिक है किस बात पर, तो रिलैक्स रहो। नेक्स्ट इज व्हाट इफ वन सब्जेक्ट इज टू वीक। यार अगर कोई सब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा वीक हो ना, अगर वो मैथमेटिक्स या फिजिक्स है तो चिंता वाली बात है, लेकिन अगर वो केमिस्ट्री है ना तो चिंता वाली बात नहीं है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है ना वो 10% है जनरल कैटेगरी की, और ये भी स्टेटेड वाली है, हर साल कम जाती है। जैसे लास्ट ईयर शायद 9% हो गई थी, उससे पहले तो एक बार शायद 7% भी हो गई थी। तो लेट्स ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि मान लो कि केमिस्ट्री 120 नंबर की है, तो उसमें से अगर आप 12 नंबर भी अगर ले आए ना तो आप केमिस्ट्री का कट ऑफ क्लियर कर लेते हो। और आपकी केमिस्ट्री कितनी ही वीक क्यों ना हो, अगर आप फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में अगर आप अच्छे नंबर ला रहे हो तो आपका IQ इतना अच्छा तो है कि आप उस केमिस्ट्री के पेपर के अंदर बड़े आराम से 5 या 6 सवाल ऐसे ढूंढ सकते हो जो आप बड़े आराम से अगर आप समय दो तो अच्छे से आंसर उनका निकाल सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना बड़े आराम से ये जो कट ऑफ है ये बड़े आराम से क्लियर हो सकती है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि अगले इस एक महीने में क्या करना चाहिए, थोड़ा मैं कहूँगा इस अगले एक महीने के अंदर एटलीस्ट उस सब्जेक्ट की ABC को तो जरूर कंप्लीट कर लें, प्लस 2006 के बाद के PYQ कंप्लीट कर लें। अगर ABC कंप्लीट कर लिया और 2006 के बाद के PYQ कंप्लीट कर लिया तो बड़े आराम से आप उसके अच्छे से कट ऑफ भी क्लियर कर लोगे और ऊपर भी और नंबर भी लेके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 10% तो लीस्ट बोला है, बाकी मुझे ऐसा लगा कि 12 ही क्यों, 40 नंबर भी आ सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट कमजोर है तो। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट जो कमजोर, अगर ये फिजिक्स और मैथ्स है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बेटा ऑफकोर्स फिजिक्स और मैथ्स में सवाल थोड़े से इन जनरल टफर पूछते हैं। उस केस में मैं कहूंगा कि बेटा अगेन ABC को समय दें, ABC के साथ बेटा ऑफकोर्स बैट वाले सारे टेस्ट दें। बैट में अगर मान लो कि आपको ऐसा लगे कि सर मेरे को तो ना पूरी फिजिक्स तो नहीं आती सर, मैं तो सर 12 चैप्टर में पढ़ रखे हैं सर, मैं तो इन 12 चैप्टर में कंफर्टेबल हूँ, बाकी का सवाल आएगा तो मुझे करना ही नहीं है, तो सिर्फ उन 12 चैप्टर का ही बैट दे लो। और उस ATS जितने होते हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के अंदर उन 12 चैप्टर के जो सवाल होते हैं उनको ढूंढो कि कहाँ कहाँ पर है और उनको ही सारा समय दो। उन 12 चैप्टर में से मैंने एग्जाम्पल बोला है, उन 12 चैप्टर में से आपको बड़े आराम से बोल रहा हूँ कि आपको बड़े आराम से नियरली 10-11 सवाल तो मिल ही जाएंगे। उन 10-11 सवाल में अगर आपने 5 भी सवाल सही कर दिए तो आप कट ऑफ से भी ऊपर आ जाओगे और आपके कट ऑफ के बाद में इतने नंबर भी आ जाएंगे कि आपको रैंक में भी कंट्रीब्यूट कर ही देगा। ठीक है, 17 मई को क्या करें? पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि 17 मई से पहले भी अपने डे को इस तरह से प्लान करें कि 9 से 12 और 2:30 से 5:30 तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। रात को अब थोड़ा जल्दी सोना स्टार्ट कर दो, मतलब रात को 1-1 बजे तक ना पड़े, जस्ट बिकॉज कि अब आपकी जो बॉडी क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको सेट करने का समय आ गया है। अब आप ये नहीं कर सकता कि मैं तो रोज 9 बजे उठता हूँ और मैं रात को 3 बजे तक पढ़ता हूँ, नहीं चलेगा। 12 बजे सो जाया करो, 12:30 सो जाया करो और उठा करो हमेशा, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, अधिकतम बता रहा हूँ कि 7:30 बजे उठ गए, वरना 7:30 से पहले उठने की कोशिश करो, तभी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ट्यून्ड होगी। 17 मई को बेटा मैं कहूँगा कि 16 मई की जो रात हो उसको अच्छे से नींद लें, बढ़िया अच्छे से बढ़िया AC वैसे चला के बढ़िया से अच्छे से नींद लें, और उसके बाद जब सुबह जल्दी उठो, फटाक से बड़ा अपने टाइम पे पहुंच जाओ। और रास्ते में अगर गाड़ी से जा रहे हो तो आप हल्के फुल्के फॉर्मूले देखते हुए जा सकते हो, और जैसे जो बीच का गैप आए उसमें कुछ हल्का फुल्का खा सकते हो। हल्का फुल्का खाने में मैं कहूँगा कि अगेन आई वुड से दैट कि बनाना इज़ गुड। कोई चॉकलेट बड़ा किस वजह चॉकलेट खा सकते हो, और अगर कोई बच्चा बोले कि मुझे हल्की फुल्की रोटी वोटी खानी है, खा सकते हो। जूसेस मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि अक्सर जो जूसेस मिलते हैं वो अगेन उसी सेंटर के बाहर के मिलते हैं, हम जानते हैं नहीं उस जूस वाले को कौन है वो, है ना, वो कैसा जूस बनाता है, उसने क्या डाल रखा है, क्या नहीं डाल रखा है, कितना पुराना जूस है। अगर वहाँ पर मान लो कि पेट वगैरह खराब हो गया तो दिक्कत आ सकती है। ठीक, इस तरह से आप अगले 17 मई को प्लान करें। हाउ टू यूज़ ABC एंड कैट्स, बेटा मैं फिर से बोलूँगा, ABC उन बच्चों के लिए है जिन्होंने JEE एडवांस का कुछ भी नहीं पढ़ा, कैट्स उन बच्चों के लिए जिन्होंने साल भर जिनको एडवांस का एक्सपोजर है। जो बच्चे ABC फॉलो कर रहे हैं वो अपनी पेपी निपटाएं, पर चैप्टर का बैट निपटाएं,
दो चीज़ें उनके पास निपटाने के लिए, ये पर चैप्टर के हैं और ये 25 यूनिट्स हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स जो ATS वो लगातार देते रहें। कैट्स का थोड़ा सा रिग्रेस मामला है, कैट्स में कैट्स का लेक्चर निपटाएं, फिर कैट्स की जो DB कैप्स बोलते हैं उसको निपटाएं, और फिर चैप्टर वाइज जो टेस्ट है कोकैट है वो निपटाएं। अगर आपको लगे कि इसमें तीनों नहीं निपटा रहा हूं, तो अगर किसी चैप्टर में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो लेक्चर को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप उस चैप्टर में काफ़ी कंफर्टेबल हैं, तब तो लेक्चर से कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। अगर आपको लगे कि मैं सर कंफर्टेबल नहीं हूं, तो लेक्चर देख लें और बेटा किसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, जो आपका कैप्स है ना उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कोकैट को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। टेस्ट देने की तो थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी भी आदत और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। 14th क्वेश्चन, इज इट ओके टू ड्रॉप फ्यू चैप्टर्स? हाँ, छोड़ सकते हो बेटा कुछ चैप्टर, मगर मान लो कि अब अगर आपने कोई टॉपिक ऐसे हैं जो अभी तक नहीं पढ़ रखे, तो क्या आपको अब पढ़ने चाहिए क्या? रहने दो। हालांकि केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जेई मेन में नहीं थे और एडवांस में, वो सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप उनको पढ़ सकते हो बेटा पढ़ लो। फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में कोई बड़ा टॉपिक ऐसा हो जो आपको लगता हो कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो बेटा फिर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। उसके सवाल पूछेंगे लेकिन आपको वाला चैप्टर छोड़ना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, जो आपने पहले से कर रखे हैं, उन पर ही थोड़ा सा फोकस ज़्यादा बनाकर चलें, ठीक है। तो कोई इक्का दुक्का चैप्टर जो है वो छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। अब इसमें एक लोचा और है, कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जिनको छोड़ने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ कि लेट से कि किसी बच्चे ने वेव ऑप्टिक्स छोड़ दिया, तो अगर उस बच्चे ने अगर वेव ऑप्टिक्स छोड़ दिया ना, तो उससे सिर्फ वेव ऑप्टिक्स ही छूटता है। वेव ऑप्टिक्स के मान लो 2 सवाल आए, तो 2 सवाल वो बच्चा नहीं करेगा, 8 नंबर का उसे नुकसान हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को ना, ऐसे बोलने बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, कि कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं ना सेंटर ऑफ मास छोड़ दूँ, तो यार फिर ना तुम सेंटर ऑफ मास का सवाल तो आ ही सकता है, साथ ही साथ किसी दूसरे सवाल के अंदर भी सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो वो वाला जो बच्चा होगा ना, वो सेंटर ऑफ मास भी छोड़ता है, सेंटर ऑफ मास के सवाल भी छोड़ता है, और बाकी चैप्टर्स के सवाल भी हो सकता है कि उससे इस कारण से ना हो कि सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड थे। आई होप यू गेट द पॉइंट। कि मान लो कि बच्चा कहता है सर मैंने इलेक्ट्रो नहीं किया, तो इलेक्ट्रो नहीं किया तो इलेक्ट्रो का सवाल तो छूटेगा, और साथ साथ में आगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोई सवाल ऐसा और हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रो का यूज हो। तो कुछ टॉपिक से ज़्यादा एक तरह से मतलब किसी टॉपिक को छोड़ने में ज़्यादा नुकसान नहीं होता, किसी टॉपिक को छोड़ने में ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं ना, उनको छोड़ने में थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा होता है। बट ठीक है बेटा, अगर अभी तक नहीं हुआ तो अब वो नहीं हो पाएगा, तो ठीक है, छोड़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं एक छोटी सी लास्ट में एक बात और बोलता हूँ कि यार ना, जो बच्चे बोले ना कि मेरे को पेपर में एंग्जाइटी होती है, पैनिक होता है वगैरह वगैरह, मैं बहुत ही क्लियरली बोलूँ कि ये होता ही है, ये नॉर्मल है। मैं एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि अगर हो सके, इफ़ पॉसिबल, दिन में लगभग 10 से 15 मिनट के बीच में मेडिटेशन अगर ट्राई कर सकते हो, ध्यान अगर ट्राई कर सकते हो, तो ज़रूर करें। इट विल रियली हेल्प यू। मॉर्निंग में जैसे उठें, फ्रेश हों, ठीक है, उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो अगले 40 दिन तक 10 से 15 मिनट तक ध्यान करें। ध्यान करने में जैसे बड़ा आपको अच्छा लगे, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, है ना, कई बच्चों मेरे ख्याल से पहले से करना भी आता होगा, तो वो करें ज़रूर। मेन चीज़ उसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको 10 से 15 मिनट तक आइज़ क्लोज करके सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक चीज़ के बारे में ही सोचना और कुछ नहीं सोचना। जैसे इसमें कई जो इन जनरल जो लोग करते हैं ना, एक तो ये करते हैं कि अपने जो सांस है ना उस पर ध्यान देते हैं, कि आइज़ क्लोज कर ली और आंखें बंद करके सारा का सारा जो ध्यान है ना वो यहाँ पे रखते हैं, और उसके बाद सांस का जो ऊपर नीचे है ना सिर्फ उस पर ध्यान रखते हैं। इनहेल एक्सेल, जो सांस का जो ऊपर नीचे जो हो रहा है ना, सिर्फ उसी पर सारा अपना ध्यान रखते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगेन आइज क्लोज करते हैं, सारा ध्यान बेटा ऑफ कोर्स आंखों के बीच में रखते हैं, और कोई ना कोई उसे मंत्र वगैरह बोलना होगा, वो लगातार धीरे धीरे बोलते रहते हैं, और सारा ध्यान उस मंत्र पे ही सारा ध्यान रखते हैं। आई एम वेरी श्योर, एक्सट्रीमली श्योर कि कोई बच्चा अगर मान लो कि 10 से 15 मिनट तक अगर ऐसा करेगा तो उसे पक्का फायदा इन चीज़ों में होगा ही होगा, तय बात है। बट जैसे आप पहले दूसरे दिन करोगे ना, तो आपको अचानक से अपनी कंसंट्रेशन या फोकस की औकात का आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आप जैसे 1-2 मिनट करोगे ना, आपको पता लगेगा मेरा दिमाग तो इधर उधर वंडर कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो पक्का समझ जाना कि ना तो तुम्हें इसकी ज़रूरत है ना। कि जैसे 10 तुम्हें लगेगा कि सर ने मुझे 10 मिनट करने के लिए कहा, मैं तो 2 मिनट में ही निपट गया, और 2 मिनट में निपट गया, इसका मतलब है कि आपको तो खास ज़रूरत है इस चीज़ की, और उससे आपके जो पैनिक एंग्जाइटी लेवल जो होंगे वो भी कम होंगे, साथ ही साथ में आपके एग्जाम में जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन होगी आपकी बेटर होगी।
तो ये अगर ट्राई करना चाहें ट्राई ज़रूर करें। मैंने बेटा अपनी तरफ से सारे के सारे पॉइंट बोलते हुए मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, बट फिर भी अगर आपके मन में कोई बात रह गई हो, कोई शंका रह गई हो, तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ऑल द बेस्ट। फिर भी किसी चीज़ की अगर आवश्यकता हो, किसी भी तरीके से बड़ा कंपटीशन आपकी हेल्प कर सके, आपके रैंक को बेटर करने के लिए, आपकी ब्रांच को बेटर करने के लिए, आपके कॉलेज को बेटर करने के लिए, तो मैं ज़रूर बताइएगा। हम अपनी तरफ से जो कुछ हो पाएगा वो करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।